हेलो एवरीवन। तो इस ड्रामे की फीमेल लीड का नाम है टियान और यहाँ पर टियान अपने बारे में हमें बता रही होती है कि उसे नेचर की मेलोडीज से कितना प्यार है। वो नेचर की आवाज़ों को सुनती भी थी, उन्हें रिकॉर्ड भी करती थी और ये सब करने का उसे बचपन से ही अपने डैड के साथ ही शौक रहा था। आज भी वो यही सब कुछ सुन रही होती है और उसके साथ साथ उसका एक सपना भी था और वो था म्यूज़िक कंपोज़र बनना। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि टियान का घर बिल्कुल बीच पर है और बहुत सुंदर बहुत प्यारा सा एक बैंगलो है जो कि उसके डैड उसके लिए छोड़ कर गए हैं। उसकी फ्रेंड उसे कॉल करती है और फिर कहती है कि तुम्हारे फेवरेट सिंगर जैंग मोजे के कॉन्सर्ट का एक टिकट है मेरे पास जो मैं तुम्हारे घर पर छोड़ कर आई थी। ये सुनकर टियान बहुत खुश हो जाती है। जैंग मोजे उसका फेवरेट आइडल था और फिर उसके बाद एंट्री होती है हमारे ड्रामे की मेन लीड की और उसका नाम है जिन जेजी। जिन जेजी एक्चुअली एक सुपरस्टार है। वो एक बहुत सक्सेसफुल सिंगर है और आइडल होने की वजह से उसकी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। वो जहाँ कहीं भी जाता था हमेशा अपने फैंस से घिरा रहता था। उसका बहुत मन करता था कि वो एक प्राइवेट और सिक्योर सी लाइफ गुजारे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था। और आज भी फैन और मीडिया से बचने की खातिर वो एक लेबर का कॉस्ट्यूम पहनकर साइड से निकल जाता है, जबकि उसका असिस्टेंट वो उसका रूप धार कर मीडिया के सामने से गुजरता है। और बस इसी तरह से वो अब अपने एक फ़ोटोशूट पर पहुंच चुका था और उसी फ़ोटोशूट वाली जगह पर हमारी फीमेल लीड टियान भी पहुंची हुई थी, जिसे लगता था कि यहाँ पर आज मोजे का कॉन्सर्ट है। कॉन्सर्ट तो इसी जगह पर था, लेकिन आज की नहीं, किसी और डेट पर। यहाँ पर गलती से वो जिनके फ़ोटोशूट में शामिल हो जाती है, जिसकी वजह से गार्ड उसे धक्के मारकर वहाँ से निकाल देते हैं। और यहीं पर ही हमें पता चलता है कि एक और स्टार है और वो मॉडल गर्ल जिसका नाम शाशा है, उसका दिल आया हुआ है जिन पर और वो उसके काफ़ी क्लोज होने की कोशिश करती रहती है, पर वो उसे कभी भी ज़्यादा भाव नहीं देता था। अब जिन एक साइड पर जाकर एक इम्पॉर्टेंट कॉल सुन रहा था और उस पर वो जिस तरह की बातें कर रहा था वो नहीं चाहता था कि ये आउट हो, जबकि उसी समय टियान भी अपना रिकॉर्डर लेकर कुछ इंसेक्ट्स की साउंड्स को रिकॉर्ड कर रही थी और यहाँ पर उसे ऐसे लगता है कि जैसे एक क्रेजी फैन है या फिर मीडिया से आई है और मेरी बातें इसने रिकॉर्ड कर ली हैं और उसका रिकॉर्डर उससे छीन लेता है। अब इसमें टियान का काफ़ी कीमती डाटा था और यही हासिल करने के लिए वो उसके नेक्स्ट इवेंट पर पहुंच जाती है। वहाँ पर उसकी फैंस से मीटिंग थी, वो भी वहाँ पहुँचती है और जाकर उससे अपना रिकॉर्डर मांगने लगती है, पर फिर से गार्ड्स उसे धक्के मार के वहाँ से निकाल देते हैं। अब टियान देखती है कि दुनिया भर में हर तरफ उसे आज जिनकी फोटोज नजर आ रही थी और लोग उसके कितने क्रेजी फैन हैं ये भी देखकर वो हैरान रह जाती, लेकिन उसके मन में जिनके लिए कोई खास जगह नहीं थी। उसे तो सिर्फ और सिर्फ उसे अपना रिकॉर्डर चाहिए था। उधर जिन वो अपने एक अगले काम पर गया हुआ था। यहाँ पर एक रियलिटी शो था जिसका हिस्सा ये था कि जिनको मेकअप करके एक कैब ड्राइवर बना दिया गया था और यहाँ पर उसने पैसेंजर्स को अपने पास बिठाना था और देखते हैं कि वो उसे पहचान पाते हैं कि नहीं। अब 2-3 पैसेंजर्स तो उसे पहचान लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी अगली पैसेंजर कोई और नहीं बल्कि टियान थी और टियान तो उसे नज़र भर के भी नहीं देखती, ना ही उसकी आवाज़ से उसे पहचानती है। वो खुद ही पूछने लगता है कि क्या आप सिंगर जिन को जानती हैं, और वो उसका नाम सुनते ही उसकी बुराइयां स्टार्ट कर देती है कि ना तो उसकी शक्ल सूरत कोई अच्छी है ना ही उसकी आवाज़ कोई खास है। और बस इसी बात पर उन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि इन दी एंड टियान ने भी उसे पहचान ही लिया था। वो उससे अपना रिकॉर्डर मांगे जा रही थी और इसी बीच उनकी कैब किसी चीज़ से टकरा जाती है। एक माइनर सा एक्सीडेंट हो गया था जिसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचे हुए थे। वैसे तो उनको कोई खास घाव नहीं आया था, लेकिन यहाँ पर जिन काफ़ी चिल्लाता है उस पर कि तुम्हारी वजह से मेरे फेस पर एक स्क्रैच पड़ गया है, मैं एक फ्लॉलेस ब्यूटी था। अब उसके बाद जिन भी फैसला करता है कि इसका रिकॉर्डर इसे वापस करके इससे अपनी जान छुड़ा ली जाए, लेकिन उसके सामान में एक्सीडेंट के बाद वो रिकॉर्डर थोड़ा डैमेज हो गया था और जब वो रिकॉर्डर देखती है तो पता चलता है कि वो बिल्कुल ही बेकार हो चुका है और उसके अंदर उसका इतना प्रेशियस डाटा था वो कैसे रिवाइव करेगी। लेकिन जिन को तो उसकी टेंशन समझ नहीं आ रही थी। इस बात पर टियान उस पर गुस्सा करती है और वहाँ से निकल जाती है। अब शाम को टियान एक बस में सफ़र करती हुई कहीं जा रही थी और इसी बस में एक पैसेंजर निकलता है जो कि रोड पर कोलैप्स कर जाता है। वहीं पर ही वो लोगों को हेल्प के लिए बुलाती है और उन्हीं पैसेंजर्स में से एक डॉक्टर यून भी था जो कि तुरंत ही उसकी हेल्प करता है और उसकी लाइफ बचा लेता है। वो बताता है कि अगर इसकी तुरंत हेल्प ना की जाती तो शायद ये सफोकेशन से मर भी सकता था। अब यहाँ पर टियान उस डॉक्टर से काफ़ी इम्प्रेस होती है। अब उसके बाद टियान अपने घर में वापस आ जाती है और उसी टाइम पर उस घर में कोई और भी एंटर हो रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि जिन था, जिसके अकॉर्डिंग उसने ये घर नया नया ही खरीदा है और बीच किनारे ये घर बहुत शांत और बहुत सुंदर था, इसलिए उसे लगता था कि उसके लिए परफेक्ट जगह है।
लेकिन उन दोनों को ही लगता था कि वो इस घर में अकेले रह रहे हैं। तो टियान रात को फ्रेश होती है नहाने के बाद और उसके बाद अपने गाने की कंपोजिंग स्टार्ट कर देती है। साथ वो थोड़ा बहुत गुनगुनाए भी जा रही थी। और फिर जैसे ही वो किचन में खाना खाने के लिए जाती है तो यहीं पर ही उसकी आवाज़ें जिन भी सुन लेता है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे ये घर हॉन्टेड है। यहाँ पर रात को कोई चुड़ैल है जो चल फिर रही है और साथ साथ गुनगुना भी रही है। इतने में वो आता है और किचन में चेक करने लगता है। उसे वहाँ पर किसी की परछाई दिखती है और वो जाकर एक टेंट में छुप जाता है। वो बेचारा बहुत डर गया था और इतने में वो दोनों एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और दोनों ही एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की। और यहाँ पर टियान उसे घर की चीजें भी दिखाने लगती है, देखो ये सब मेरा है और मेरे फादर की निशानियां भी। और इसी बीच वो उसे दरवाजे से बाहर निकाल देती है और फिर अंदर से लॉक लगा लेती है। अब वो बेचारा काफ़ी देर तो बाहर खड़ा चिल्लाता रहता है और उसके बाद बाहर बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ पर वो एक डॉग हाउस देखता है और बस उसी में ही पनाह ले लेता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग टियान उठती है तो वो देखने लगती है कि वो एक डॉग हाउस में सोया हुआ है। वो जाती है, पहले तो उसकी एक फ़ोटो बनाती है, उसके बाद उसे जगाने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि उसे बहुत तेज़ फीवर हुआ है। अब वो उसे घर में अंदर ले आती है, उसकी केयर करती है और उसे सूप भी बना कर देती है। और इतने में जिन ने अपनी मैनेजर टिफनी को भी वहाँ पर बुला लिया था कि वो देखे ये सिचुएशन क्या है। यहाँ पर वो जैसे ही अंदर पहुँचती तो देखने लगती है कि एक लड़की टियान भी यहाँ रह रही है। वो उस पर चिल्लाती है और कहती है कि अगर तुम दोनों को मीडिया ने इकट्ठे देख लिया तो र्यूमर्स फैल जाएंगे, तुम्हारे खिलाफ कोई स्कैंडल निकल आएगा। अब टिफनी टियान को बाहर लेकर जाती है, उसे डॉक्यूमेंट्स दिखाती है। ये घर वाकई इस वक्त जिन जेजी के ही नाम पर था। वो ये देखकर हैरान रह जाती है। उसे पता चलता है कि जेजी को ये घर किसी और ने नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड शियाओ चिन ने बेचा है। अब ये देखकर वो शॉक्ड रह जाती है और उधर जब बेचारे जिन को ये बात पता चलती तो उसे भी बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि उसे रियलाइज हो गया था कि टियान की कंसेंट के बिना ही ये घर कहीं उसे बेच दिया गया है। उसे बहुत सिंपैथीज हो रही थी। उधर टियान भी गुस्से से भरी हुई चिन से मिलने के लिए चली जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली चिन अपने भाई के कर्जों को लेकर बहुत परेशान थी और यही बात उसने टियान से भी शेयर की थी। टियान भी उस वक्त ड्रंक थी और वो जोश में आकर वो घर इतना बड़ा सा जो उसके नाम पर था उसकी ऑथराइजेशन वो चिन को दे देती है कि तुम्हारी हर परेशानी मेरी है। और इस तरह से वो ये सारा कुछ करने के बाद भूल भी चुकी थी। लेकिन चिन ने थोड़े ही दिनों बाद अच्छी कीमत मिलने पर वही घर टिफनी को बेच दिया था। और अब इस बात पर टियान उसे बहुत मारती है और कहती है कि वो घर मुझे बहुत प्यारा था, क्योंकि वहाँ से मेरी और मेरे डैड की बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। और साथ में ये भी कहती है कि मैं हर हाल में वो घर वापस हासिल करूंगी और तुम ही मुझे वो लेकर भी दोगी। अब थोड़ी देर बाद वो खुद को संभालती है और जाती है, जिनको कहती है कि इस घर में मेरा कुछ सामान पड़ा है, मुझे वो तो उठाने दो। वो उससे बोलता है कि ठीक है, तुम अपना सामान उठाओ और उसके बाद यहाँ से चली जाना। अब यहाँ पर टियान को काफ़ी गुस्सा भी आता है जब वो उसकी इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें खुद मज़े से यूज़ कर रहा था। वो उससे बात भी करती है कि मैं तुम्हें इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दूंगी, ये घर मुझे लौटा दो। लेकिन वो उसे घर से बाहर निकाल देता है, खुद वो काम पर चला गया था। यहाँ पर पीछे से टियान दोबारा से किसी तरह से घर में घुस जाती है और अब की बार जब वो वापस आता है तो देखने लगता है कि वो वहीं पर ही सोफे पर सो रही थी। अब वो उसे वहाँ से निकलने को तो बहुत कहता है, लेकिन आगे से वो उसे ब्लैकमेल करने लगती है और कहती है कि मैं भी इसी घर में रहूंगी। उसके पास उसकी डॉग हाउस में सोते हुए की फ़ोटो थी जो वो बोलती है कि मैं इसे सोशल मीडिया पर डालने वाली हूँ। और यहीं पर ही फ़ोन उससे छीनते छीनते वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हो गए थे। और तभी एक रिपोर्टर उनके घर के बाहर ट्रैश कैन में पड़ा हुआ बाहर निकलता है और उनकी इसी हालत की फ़ोटो बना लेता है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ये फ़ोटो हर तरफ वायरल हो चुकी थी और जिस जगह पर टियान काम करती थी एक कैफ़े में, वहाँ पर भी लोग उसे इसी फ़ोटो की वजह से पहचानने लगते हैं। लेकिन टियान को लोगों की अजीब अजीब नज़रों की कुछ समझ नहीं आ रही थी। समझ तो उसे तब आती जब उसे चिन की कॉल आती है और वो उसे कहने लगती है कि तुम क्या कर रही थी सुपरस्टार जेजी के साथ, तुम्हारी जिन के साथ फ़ोटो वायरल हुई है और सब यही कह रहे हैं कि तुम दोनों लिविंग रिलेशनशिप में हो। अब वो ये देख कर परेशान होती है और तुरंत ही पहुंच जाती है जिन के पास। और जिन भी उस वक्त परेशान हो गया था। जैसे ही टिफनी ऊपर से आती है तो वो टियान को नीचे छुपा लेता है। टिफनी उसके पास इसी डिजास्टर का एक सॉल्यूशन लेकर आई थी और कहती है कि हमारी जो मॉडल एजेंसी की शाशा, उसके साथ तुम्हारा कपल बना देते हैं। तुम लोग थोड़ा सा प्रिटेंड करो कि तुम लोग एक कपल हो और लोग ये न्यूज़ भूल जाएंगे। इतने में टियान के तो सांस ही बंद हो रहे थे। वो उस कैबिनेट से बाहर निकल आती है और बस मैनेजर को यहीं पर ही लगने लगता है कि कुछ तो फिशी ज़रूर है, ये लड़की दोबारा से इसके घर पर है। वो साइड पर लेकर जाती है और उसको समझाने लगती है कि सुपरस्टार्स की लाइफ में एक कंट्रोवर्सी आती है और वो उनको बहा के ले जाती है। तुम्हारे साथ भी कहीं ऐसा ना हो, इसलिए ठंडे दिमाग से सोच लो। और उसके बाद हम एक सर्जन को दिखाते हैं और ये थे पापा जिन।
जिनके डैड एक्चुअली एक डॉक्टर थे और उन्हें भी कुछ पुरानी यादें आने लगती हैं। एक्चुअली उनकी यही विश थी कि उनका बेटा जिन जेशी उन्हीं की तरह से एक सक्सेसफुल सर्जन बने। लेकिन बाप बेटे की बहुत लड़ाई होती है क्योंकि वो ये ऑक्यूपेशन चूज नहीं करना चाहता था। उसका सपना था कि वो एक सिंगर बने और यही सपना उसने पूरा भी कर लिया था। उधर टियान भी ज़बरदस्ती ब्लैकमेल करके जिनके ही घर पर रह रही थी। वो वहाँ पर एक सेलिब्रेशन का इनविटेशन देखती है और उसी सेलिब्रेशन पार्टी में जैंग मोजे भी आने वाला था, उसका फेवरेट आइडल। वो यहाँ पर जिन से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे भी यहाँ जाने का एक इनविटेशन कार्ड दे दो, मैं मोजे से मिलना चाहती हूँ और उसे अपना एक गाना कंपोज किया हुआ दिखाना चाहती हूँ। इस पर वो बहुत हंसता है कि तुम और कंपोजर, और साथ ही साथ उसे कहता है कि तुम उस पार्टी में नहीं आ सकती, पहले ही तुम बहुत ट्रबल क्रिएट कर चुकी हो। जबकि उधर पापा जिनका एक स्टूडेंट था जिसका नाम था डॉक्टर यून, और ये वही बस वाला डॉक्टर था। डॉक्टर यून को वो अपना बेस्ट स्टूडेंट मानते थे और अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। उधर टियान यहाँ पर जिनके लिए खाना भी बनाती है, उसकी बहुत ज़्यादा बटरिंग करती है, लेकिन फिर भी उसे इनविटेशन कार्ड तो मिला नहीं था। पर वो कहाँ पीछे रहने वाली थी, बहुत जिद्दी थी। वो भी उस पार्टी में जाने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन दोबारा से सिक्योरिटी से धक्के खा के पिछले दरवाजे से निकाल दी जाती है। अब उसी पार्टी को अटेंड करने के लिए पापा जिन, मामा जिन और उसके साथ साथ डॉक्टर यून भी आया हुआ था। यहाँ डॉक्टर यून एक साइड पर खड़ा हुआ था। वो देखता है कि एक लड़की, वही बस वाली टियान, किसी पीछे के रास्ते से इस पार्टी में एंटर होने की कोशिश कर रही है। वो उसे देखता है तो उसे हेल्प करने की ऑफर करता है कि तुम मेरे साथ एंटर हो सकती हो, और फिर उसे अपनी पार्टनर बनाकर वहां से अंदर ले जाता है। और अब डॉक्टर यून की वजह से फाइनली टियान का सपना पूरा हो गया था। वो मूजे के पास जाती है और उससे ऑटोग्राफ भी लेती है। जबकि उधर हमें जिन को दिखाते हैं, वो अपने मम्मी डैडी के साथ खड़ा हुआ था, लेकिन साफ पता चल रहा था कि उसकी मम्मी डैडी से बिल्कुल भी नहीं बनती। लेकिन डैड यहाँ पर उसे एक गर्ल से इंट्रोड्यूस कराते हैं जिसका नाम मैंग मैंग था, और मैंग मैंग को वो अपनी बहू बनाना चाहते थे, इसीलिए उसे साथ पार्टी में लेकर आए थे। वो उनके एक फ्रेंड की बेटी थी। लेकिन डैड साथ ही बहुत जलीकटी बातें भी कर रहे थे क्योंकि वो उनके हॉस्पिटल की और बिजनेस की बिल्कुल केयर नहीं करता था। यहाँ पर वो कह के चला जाता है कि देखिए डॉक्टर यून, आपका प्यारा टैलेंटेड स्टूडेंट और ये लड़की इतनी गॉर्जियस, ये दोनों है ना, फिर मेरी क्या ज़रूरत है। अब उधर टिफनी उसे कहती है कि तूने मीडिया को अच्छे से हैंडल करना है, आज शाशा को हम तुम्हारे साथ पोर्ट्रे कर रहे हैं। और शाशा जिस तरह से जिनके साथ आकर खड़ी हो जाती है, ये सारा कुछ जिनको बहुत बुरा लगता है। उसे शाशा हमेशा से अननोइंग लगती थी, और अब उसके साथ एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह से प्रिटेंड करना इम्पॉसिबल। और इसके साथ साथ टिफनी जिस तरह से उसकी लाइफ को हैंडल करती थी कि तुम कोई गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते, ये फैसला एजेंसी करेगी, ये बातों से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। और टियान उसका घर में अच्छे से ख्याल रख रही थी, उसको सूप पिलाती है, उसकी केयर करती है। जब वो बीमार था तो पता नहीं उसके मन में अचानक से क्या आता है, वो जाता है, टियान का हाथ पकड़ता है और उसे मीडिया के सामने लाकर प्रेजेंट कर देता है और कहता है कि यही है मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी फियांसी, जिससे मैं शादी करने वाला हूँ, और इसी के साथ ही मेरी फोटो वायरल हुई है। ये कहते हुए वो उसे किस भी कर लेता है। अब ये सारा कुछ इतना शॉकिंग था कि टियान तो मूव ही नहीं कर पाती, और उसे होश आता है तो अगले दिन, और बिना परमिशन उसकी किस करने पर उसे जिन पर इतना गुस्सा आता है कि वो उसका टूथब्रश उठाती है और डॉग के ऊपर यूज करा देती है। और जब जिन उठकर आता है तो वो उसे साफ साफ कह देती है कि मैं तुम्हारी फियांसी नहीं बनना चाहती। तो वो भी उसे कह देता है ठीक है फिर मेरी वाइफ बन जाओ। और साथ ही साथ उसे ये भी कहता है कि देखो इसमें गलती हम दोनों की है, ना तुम आती, ना मुझे इस तरह ब्लैकमेल करती, ना हमारी फोटो आउट होती। अब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हें भी लेनी पड़ेगी। और वो उसे एक डील करने के लिए भी तैयार हो जाता है कि तुम 1 साल के लिए मेरी कॉन्ट्रैक्टेड वाइफ बन जाओ, और उसके बाद ये घर मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। उधर टिफनी अलग परेशान हो रही थी कि वो अब मीडिया को कैसे हैंडल करेगी। इतने में वहाँ पर जिन पहुँच जाता है और कहता है कि मीडिया को अब मेरी शादी की न्यूज़ दे दो, क्योंकि इस तरह से मैं तुम्हारा हमेशा का सरदर्द ख़त्म करना चाहता हूँ। अपने लव अफेयर से रिलेटेड अब कोई न्यूज़ नहीं आएगी, मैं शादी करने वाला हूँ। उधर टियान अलग परेशान थी, अपने फ्रेंड्स के पास जाती और उन्हें भी यही बात बताती है। वो एक तरफ सोच रही थी कि कोई महंगा सौदा नहीं है, अगर 1 साल थोड़ी सी एक्टिंग करके वो वाकई अपना घर वापस हासिल कर सकती है तो उसे ऐसा करना ही पड़ेगा। और उसके बाद टियान को मिलने के लिए टिफनी बुलाती है, जो उसे कह देती है कि तुम लोग 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो, और जब मीडिया इस सारी खबर में इंटरेस्ट खो देगा तो उसके बाद मैं एक चांस ढूंढूंगी और वो मौका देखकर तुम दोनों की डिवोर्स करा दूंगी, उसके बाद ये घर तुम्हें मिल जाएगा।
लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी शर्त वो ये रख देती है कि तुम इस दौरान जिन के लिए कोई भी फीलिंग्स डेवलप नहीं करोगी, ना ही अपनी कोई लाइन क्रॉस करोगी। जो कि टियान को लगता था कि ऑफ कोर्स वो कभी भी नहीं करने वाली, उसे जिनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब उसे जब अपने डैड के साथ बिताए हुए लम्हे याद आते हैं तो वो सोचती है कि इतना तो वो कर ही सकती है अपना वो घर वापस पाने के लिए। तो अब टियान भी जाकर जिन से मिलती है, उसे अपनी कुछ शर्तें बताती और वो उसे अपनी शर्तें बताता है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये थी कि वो लोग दुनिया के सामने ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि जैसे रियल के हस्बैंड वाइफ हैं। और जिन तो ऑफ कोर्स खुद किसी को नहीं बताएगा, लेकिन टियान पर भी ये पाबंदी थी कि वो इस कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज की रियलिटी किसी से भी शेयर नहीं करेगी, वरना उनका ये एग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाएगा और टियान को कुछ नहीं मिलेगा। अब वो लोग अपनी मैरिज के बारे में अनाउंसमेंट करने के लिए मीडिया के सामने एक अपीयरेंस देने वाले थे। और यहाँ पर टियान इतनी सुंदर सी रेडी होकर आती है कि एक दफ़ा तो जिन जब उसे देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। वो थोड़ी नर्वस थी, घबरा रही थी, तो वो उसे अपना हैंड देता है जिसे लेकर उसे थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होगा। अब वो दोनों मीडिया के सामने प्रेजेंट होते हैं और एक दूसरे के साथ इतना रोमांटिक बनने की एक्टिंग करने लगते हैं, जिनकी पूरी फैमिली भी ये सारा कुछ टीवी पर देख रही थी। और उसकी दादी तो ये देख देख कर बहुत खुश होती है, जिनको टियान बहुत सुंदर लग रही थी। अब लोग उनसे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी क्वेश्चंस करने लगते हैं और यहाँ पर टियान जिनको तंग करने की पूरी पूरी कोशिश करती है। बताती है कि जब इसे गुस्सा आता है तो इसकी नाक फूल जाती है, इसकी चिन ऊपर हो जाती है, लेकिन ऐसे में भी ये मुझे बहुत क्यूट दिखता है। अब जिन ये सारा कुछ सिर्फ सह सकता। अब जिन भी ये सुनने के बाद उसकी 2-4 बुराइयां बताता है और फिर कहने लगता है कि टोन डेफ होने के बावजूद भी इतनी ऑप्टिमिस्टिक है कि सॉन्ग कंपोजर बनना चाहती है। अब मीडिया को तो उनका एक कपल बहुत क्यूट लग रहा, लेकिन टिफनी इन हरकतों से बहुत अनॉय होती है और फिर फाइनली वो दोनों अपनी मैरिज रजिस्टर करा लेते हैं। अब नेक्स्ट इवेंट था उनकी वेडिंग सेरेमनी को होल्ड करना और टिफनी यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त सा व्हाइट गाउन भी सिलेक्ट कर लेती है टियान रान के लिए। जबकि उधर जिन की फैमिली ने आज टियान को अपने पास बुलाया हुआ था उसका इंटरव्यू लेने के लिए। दादी उससे काफ़ी सख्त क्वेश्चंस पूछती हैं और इतने में ऊपर से जिन भी आ जाता है अपनी कॉन्ट्रैक्टेड वाइफ को बचाने के लिए। लेकिन यहीं पर दोबारा से घर का एनवायरनमेंट काफ़ी ख़राब हो जाता है जब बाप बेटे की आपस में लड़ाई हो गई थी और जिन वहाँ पर अपनी वाइफ को लेता हुआ निकल जाता है। अब वापस जाते हुए रास्ते में भी उन दोनों की आपस में काफ़ी लड़ाई होती है और इसी बात पर टियान उससे कहती है कि तुम यहीं रोक, तो मैं यहाँ से खुद ही वापस चली जाऊंगी। और वो भी कहता है कि मुझे भी तुम्हें लिफ्ट देने का कोई शौक नहीं। अब वो उतर तो जाती है, लेकिन वो अपना फ़ोन और अपना हैंडबैग दोनों उस गाड़ी में ही भूल गई थी। ना तो उसके पास अब पैसे थे, ना ही वो हेल्प के लिए किसी को कॉल कर सकती थी। बेचारी बिल्कुल अकेले रह गई थी। जिनको भी जैसे ही रियलाइज़ होता कि वो अपनी चीज़ें यहाँ भूल गई हैं, वो गाड़ी को मोड़ लेता है। जबकि उधर टियान को डॉक्टर यून देख लेता है। उस बेचारी को चोट भी लगी हुई थी, तो वो उसकी हेल्प करने लगता है और उसे अपने साथ लिफ्ट भी देता है। उधर जिन घर वापस पहुंच जाता है जब उसे टियान रास्ते में कहीं नहीं नजर आती, लेकिन घर पहुंचकर उसे बहुत टेंशन हो रही थी, तो उसे रहा नहीं जाता और दोबारा से अपनी गाड़ी निकाल कर रास्तों पर उसे तलाश करने के लिए निकल जाता है। जबकि उधर टियान का बहुत मूड खराब था और वो अपनी फ्रेंड के पास पहुंच जाती है और वहां जाकर काफ़ी ड्रिंक करती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग उन दोनों की वेडिंग सेरेमनी थी, जिसमें बहुत सारा मीडिया भी पहुंचा हुआ था और उनके फ्रेंड्स और फैमिली भी। पर अगर किसी का कुछ पता नहीं था तो वो टियान थी। टिफनी बहुत परेशान थी, लेकिन उसकी तैयारी बिल्कुल पूरी थी। उसने 3 पॉइंट्स भी रेडी किए हुए थे, अगर टियान वहां ना आती तो क्या बहाना लगाएंगे मीडिया के सामने। जिन भी बहुत नर्वस था, दुल्हा बनकर खड़ा हुआ था, लेकिन टियान थी कि वहाँ पर आ ही नहीं रही थी। अब वो कुछ भी अनाउंस करता कि उसकी वाइफ क्यों नहीं आ रही, उससे पहले उसकी वाइफ वहाँ पर ब्राइडल ड्रेस पहनकर बहुत सुंदर सी रेडी होकर पहुँच चुकी थी, जिसे शियाओ चिन ने वहाँ पहुँचाया था। और फिर फाइनली वो दोनों अपनी वाउज लेते हैं और दुनिया के सामने वो अब एक कपल बन चुके थे। और उसे किस करने के पोज में जिन उसे थ्रेटन भी करता कि आइंदा कभी भी कोई सीन क्रिएट करने की कोशिश ना करना। अब उनकी एक अच्छी सी वेडिंग सेरेमनी तो अरेंज हो ही चुकी थी। अब उसके बाद उन दोनों को एक हनीमून ट्रिप पर भी भेज दिया जाता है। यहाँ पर उनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बन रही थी, लेकिन एक्चुअली ये एक रियल का हनीमून ट्रिप नहीं था, बल्कि उन दोनों का फोटोशूट था। और यहाँ पर उन्हें इकट्ठे बहुत सारी एडवर्टीजमेंट भी मिल चुकी थी, जिसमें उनको एक हैप्पी कपल की तरह प्रिटेंड करना पड़ता था, लेकिन दोनों को ये बहुत बुरी फीलिंग आती थी, वो एक दूसरे के करीब रहना ही नहीं चाहते थे। अब यहाँ पर रहते हुए ऑफ कोर्स बेड भी सिर्फ एक ही अरेंज किया गया था, जिस पर जिन ही अपना कब्जा जमा लेता है और उससे कहता है कि अगर तुमने सोना है तो यहीं पर ही बाजू में आके सो जाओ, मैं तो कहीं नहीं जाने वाला। अब वो बेचारी एक पिलो उठाकर बैल्कनी में एक चेयर पर ही खुद को अरेंज करने की कोशिश करती है, जबकि अंदर जिन खूब इंजॉय करता है
अपने वेकेशन मना रहा था टीवी शोज देख देख कर। उसे इस तरह देख कर टियान को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन उसका बस भी नहीं चल रहा था। अब वो टेंट में जब थी तो यहाँ पर उसे बहुत से मच्छर काटते हैं, जिसकी वजह से वो मजबूर होकर अंदर आ जाती है। जब उसे अपने ही बिस्तर में देखता है तो जिनको उस पर काफ़ी गुस्सा आता है, वो अपनी सॉक्स उतार कर उसे वो स्मेल कराने लगता है। और टियान भी कौन सा पीछे रहने वाली थी। वो दोनों एक दूसरे को डिस्गस्टिंग कह कह के पता नहीं क्या हरकतें कर रहे थे। और टियान फिर भी जब हार नहीं मानती तो उसके बाद वो अपनी पैंट्स उतार देता है और कहता है कि मैं तो सिर्फ कच्चे में ही सोऊंगा। अब ऑफ कोर्स ये देखने के बाद तो टियान को वहाँ से भागना ही पड़ता है। अब यहाँ पर एक ज्वेलरी कंपनी की तरफ से भी उनका एक फ़ोटो शूट था। यहाँ पर उन्हें काफ़ी सारी ज्वेलरी पहनी हुई थी, लेकिन इसी बीच एक रिंग मिसिंग हो जाती है, जो कि वहाँ पर ग्रासलैंड में कहीं गिर गई थी। अब वो रिंग थी तो बहुत एक्सपेंसिव। इसी बात को लेकर टियान को बहुत टेंशन होने लगती है। जब वो उसकी प्राइस देखती है तो सोचती है कि ये तो कीमत मैं पूरी ज़िंदगी नहीं चुका पाऊंगी। लेकिन जिनको कोई परवाह नहीं थी, पर उसकी मैनेजर ने बोला था कि ये सब तुम्हारे रेपुटेशन के लिए ज़रूरी है, जो भी ज्वेलरी आई है वो सारी वापस करनी होगी। जिन तो टियान को बहुत रोकता है, लेकिन वो फिर भी हर जगह वही रिंग तलाश करने लगती है। इसी तरह से रात हो गई थी, अभी तक वो वापस नहीं आ रही थी, जिनको उसकी बहुत टेंशन होने लगती है। वो उसका काफ़ी टाइम वेट करता है और उसके बाद सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो देखता है तो वो दोबारा से वहीं पर ही वो रिंग तलाश करने में लगी हुई थी। तो अब उससे झूठ बोल देता है कि वो तो फेक थी, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो। अब ये सुनने के बाद टियान को थोड़ी सी तसल्ली होती है और उस पर गुस्सा भी आता है कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया था। अब नेक्स्ट टाइम उनका एक फ़ोटो शूट था हॉर्स राइडिंग करते हुए। यहाँ पर एक दफ़ा घोड़ा उसके काबू से निकलने ही वाला था कि यहाँ पर टियान पहुँच जाती है, उसे काबू कर लेती है। ये देखकर जिनको बहुत खुशी होती है। अब वो बाद में उससे पूछता भी है कि तुम ये सब कैसे जानती हो। तो वो बताती है कि सारा कुछ मुझे मेरे डैड ने सिखाया है, बचपन में उनके साथ हॉर्स राइडिंग किया करती थी। अब वो दोनों एक ही घर में रहते थे, सारा दिन इकट्ठे बिताते थे, लेकिन फिर भी हर टाइम पर लड़ते ही रहते थे। यहाँ पर टिफ़नी ने उन पर नज़र रखने के लिए एक असिस्टेंट को छोड़ा हुआ था, जो यही देख रहा था कि उनके बीच कोई रोमांटिक फीलिंग्स तो प्रोग्रेस नहीं हो रही ना। जबकि उधर टियान को नेक्स्ट डे बोट के पास से वही रिंग मिल जाती है। वो बहुत खुश होती है। अब जिन तो बोल रहा था कि वो रिंग वापस कर देते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वो रियल थी, लेकिन वो कहने लगती है ये तो फेक है, इतनी सुंदर है, क्यों ना मैं रख लूँ। और उसे इस तरह से निराश देखकर उसे वो वही रिंग पहना देता है और कहता है कि ऑफ कोर्स तुम रख सकती हो, ये फेक ही तो है। और फिर खुद से उस रिंग की सारी पेमेंट कर देता है। और फिर उसके बाद वो अपने हनीमून ट्रिप से वापस आ जाते हैं। यहाँ पर वो उसी घर में दोबारा से रह रहे थे, बीच हाउस में, जो कि टियान का था। यहाँ पर वो एक दफ़ा पियानो बजा रही थी कि वो उसे उठा देता है और कहता है तुम अच्छा नहीं बजाती। और फिर उसके बाद म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स और कंपोजिंग से रिलेटेड उसको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी देता है और ये कहें कि उसकी हेल्प भी करता तो गलत नहीं होगा। और फिर इसी तरह से बातों बातों के बीच कब उनकी ये बातें लड़ाई में बदल जाती हैं पता ही नहीं चलता। अब थोड़ी देर बाद वो टियान से कहता है कि क्यों ना आज हम दोनों कहीं इकट्ठे डिनर पर चले। पहले टियान का मन तो नहीं मान रहा था, लेकिन फिर वो सोचती है कि इतना एक्सपेंसिव फूड खाने को मिलेगा, तो वो यस कर देती है। अब नेक्स्ट डे टियान की एक मीटिंग थी। एक म्यूजिक कंपोजर के तौर पर वो एक जगह इंटरव्यू देने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि वो लोग उसके म्यूजिक में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो एक्चुअली चाहते हैं उसे तो सिर्फ इस वजह से कि वो जिन की वाइफ है। लेकिन ये बात टियान को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं थी। वो चाहती थी कि अगर वो कुछ बने तो सिर्फ अपने बल पर। अब उसके बाद वो डिनर के लिए उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसे जिन ने बुलाया था। लेकिन जिन उस वक्त अपने मैनेजर के साथ, वो जिन को कॉल करती है तो पता चलता है मैनेजर को कि दोनों डिनर का प्लान रखते हैं। उसके माइंड में भी कुछ आ जाता है। वो जानबूझकर आज इनको ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखती है और उस टाइम पर जब उसने अपनी वाइफ से मिलने के लिए जाना था उसे रोके रखती है और कहती है कि आज 7 साल हो गए हैं हम दोनों को इकट्ठे काम करते हुए, तो सेलिब्रेशन तो बनती है। और उसके बाद वो उसे हक भी करती है। यहाँ पर उसकी नज़रों में कुछ सस्पिशियस लग रहा था। उधर बेचारी टियान उसका वेट कर करके थक जाती है। उसे दोबारा से कॉल करती है तो यहाँ पर बहुत चालाकी से टिफ़नी उसकी कॉल्स काट देती है और फिर उसे अपने साथ बिठाकर मसरूफ़ रखती है और ड्रिंक भी करा देती है। अब वो खुद भी ड्रंक हो गई थी। उसे बड़ी मुश्किल से जिन संभालता है और वहाँ से भेज देता है। और बेचारी टियान 12 बजे तक वहाँ पर उसका वेट करती रही थी। सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं तो उसे भी मजबूरन वहाँ से जाना ही पड़ता है। अब वो घर पहुंच गई थी। थोड़ी देर बाद जिन वहां पहुंचता है तो वो ड्रंक हालत में आया था। टियान उसे इस तरह से देखकर काफी गुस्सा करती है कि तुमने मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठाई, और आगे से वो उससे कहने लगता है कि तुम मेरी रियल की वाइफ क्यों बन रही हो, ये मत भूलो हम कॉन्ट्रैक्ट में हैं। और हाँ, इतना बता दूं, जानबूझ के नहीं किया था, मेरा फोन ऑफ हो गया था और मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया था। वेल, अब ये देखकर टियान को भी बहुत गुस्सा आता है, उसका मूड ऑफ हो जाता है। अब उसके बाद हमें दिखाते हैं कि नेक्स्ट डे टियान एक एंटीक म्यूजिक की शॉप पर जाती है और वहीं पर इत्तेफाक से उसकी मुलाकात डॉक्टर यून
यून से भी हो गई थी। और यहाँ पर उन दोनों को बातों बातों में पता चलता है कि उनके म्यूज़िक इंटरेस्ट्स बिल्कुल एक जैसे हैं और एक ही रिकॉर्ड है जो उन दोनों को काफ़ी पसंद आया है। एक्चुअली ये रिकॉर्ड टियान भी खरीदना चाहती थी, लेकिन उन्हें पता चलता है कि सिर्फ एक ही कॉपी है और वो भी डॉक्टर यून पहले ही बुक करा चुका है। लेकिन डॉक्टर यून यहाँ पर टियान का निराश फेस देखकर कह देता है कि इसे मेरी तरफ से दे दिया जाए एज अ गिफ्ट। अब टियान कहती है कि फ्री में तो मैं नहीं लूंगी, इसके बदले क्यों ना मैं आपको लंच करा दूं, ये मेरी ट्रीट होगी। अब वो उसके साथ लंच करने बैठी हुई थी कि यहीं पर ही जिन भी अपने किसी काम से आया हुआ था। वो उन दोनों को इकट्ठे देखता है तो काफ़ी जेलस हो जाता है और उनके पास ही आकर बैठ जाता है। अब वो यहाँ पर टियान का हाथ भी पकड़ लेता है और उसे बार बार हनी हनी बोले जा रहा था। एक्चुअली वो हमेशा से डॉक्टर यून से बहुत जेलस था, क्योंकि डैड उसकी इतनी तारीफ करते थे और उसके सामने वो जिनको हमेशा बुरा भलाई कहते रहते थे। यहाँ पर वो फेक रोमांस तो करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो एक चीज़ नोटिस कर रहा था और वो ये थी कि यून की और टियान की आपस में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। यहाँ पर वो इतना जेलस होता है कि एक दफ़ा वॉशरूम से वापस तुरंत ही उससे कहने लगता है कि ग्रैंड माँ की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए हमें अभी अपने फैमिली हाउस जाना होगा। ये कहते हुए उसे वहां से ले जाता है। रास्ते में उससे कहने लगता है कि यून से तुम्हारी कब से दोस्ती हो गई। वो कहती है कि हम दोनों एक ही बस में मिले थे, बस वहीं से दोस्ती हो गई। इस बात पर उसका मजाक उड़ाता उससे पहले वो उससे कहने लगती है कि तुम और मैं भी तो एक टैक्सी में मिले थे, तुमसे तो मैंने शादी भी कर ली है। फिर वो कहती है कि चलो जल्दी चलो ग्रैंड माँ से मिलने के लिए, लेकिन इतने में वो एक्टिंग करने लगता है एक फ़ोन कॉल पर और कहता है अच्छा अब ग्रैंड माँ बिल्कुल ठीक हो गई है और हमसे मिलना नहीं चाहती। ये कहते हुए वो कॉल काट देता है, लेकिन टियान को एक्सेप्ट नहीं था। वो ज़बरदस्ती उसे फैमिली हाउस में ले ही जाती है। अब वहाँ जाकर टियान को पता चलता है कि दादी माँ को तो कुछ भी नहीं था, ये सब कुछ जिन ने झूठ बोला था। लेकिन ये सुनते ही दादी माँ को थोड़ी बहुत खांसी होने लगती है और लगता है कि उनकी तबीयत बिगड़ रही थी और इसे लेकर सभी उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि जिन ने ऐसे वर्ड्स बोले थे और वाकई वही होने लगा है। अब उसके बाद नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं कि जिन एक दफ़ा अपने काम पर था तो उसी की ही एजेंसी में कुछ फूड डिलीवरी करने के लिए एक मास्टर गर्ल आती है, लेकिन उसे जिन तुरंत ही पहचान लेता है कि ये तो उसी की ही वाइफ है। उसके पीछे पीछे जाता है और टियान से कहता है कि आइंदा ऐसी हरकत ना करना, कोई तुम्हें पहचान लेगा तो फिर लोग क्या सोचेंगे। लेकिन टियान का कहना था कि अब मेरी जॉब ही यही है तो मुझे तो करनी ही होगी, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि एक फैंसी ऑफिस में बैठकर लाखों करोड़ों कमा लूँ। वो उसे ताना भी मारती है कि तुम्हें क्या पता कि ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ कैसी होती है। और यही बात लगता है कि जिनके दिल में चुभ गई थी। वो उसकी शॉप का पता चढ़ा लेता है और फिर उसी कॉफी स्टोर में पहुंच जाता है। उससे कहता है कि मैं भी एक ऑर्डिनरी सी लाइफ जीने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अब वहीं पर कुछ किड्स की पार्टी चल रही थी और इसी बर्थडे पार्टी में टियान उसे लाकर बिठा देती है और कहती है कि अगर तुमने ऑर्डिनरी लाइफ जीनी है तो इन बच्चों को खुश करके दिखाओ। पहले तो ये जिनको काफ़ी मुश्किल लग रहा था, लेकिन उसके बाद वो दोनों ही मिलकर उन बच्चों के साथ काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और यहीं पर ही उनकी एक एक्सीडेंटल हग भी हो गई थी, जिसकी वजह से वो दोनों ही ब्लश करने लगते हैं। वहीं पर एक बच्चा जिन से पूछने लगता है कि अंकल कि क्या आप इस दीदी को लाइक करते हो, क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन वो आगे से कहता है नहीं, ये देखो हमारी वेडिंग फोटो, ये मेरी वाइफ है। ये सुनते ही वो बच्चा रोने लगता है और उसका दिल टूट जाता है। कहता है कि इन्होंने मुझे चीट किया, मैं हर दफ़ा जब यहाँ आता था तो मुझसे इतना खेलती थी जैसे मुझे लाइक करती हो। अब उसी कॉफ़ी स्टोर से उन दोनों की बहुत सारी इकट्ठी फ़ोटोज़ किसी रिपोर्टर ने बना ली थी और मीडिया पर आउट हो जाती हैं और ये देखकर टिफ़नी को बहुत गुस्सा आता है और वो असिस्टेंट को बहुत डांटती भी है कि ये सब होते समय तुम कहाँ थे। उधर टियान को आज डॉक्टर यून ने एक जगह पर इनवाइट किया हुआ था। उसके साथ जाती है तो पता चलता है कि वहाँ पर बहुत सारे हॉर्सेस हैं और हॉर्सेस टियान को कितने पसंद है ये तो हमें पहले ही पता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और वो उसके साथ बहुत अच्छा समय बिताती है। यहाँ पर एक म्यूजियम भी था जहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे देखते हैं और इंजॉय करते हैं। अब ये सारा कुछ जब वो अपने मोमेंट्स पर पोस्ट कर दिया तो ये सब जिन भी देख लेता है, जिसे देखकर काफ़ी गुस्सा आता है और उससे पूछता है कि तुम किसके साथ गई हो, कहाँ हो, अभी वापस आओ। लेकिन वो कहती है कि इस सबसे तुम्हें क्या मतलब, जबकि उधर यून उसे अपने साथ एक जगह पर लेकर आया था। वो कहता है कि बचपन में भी मैं ऐसी ही जगह पर आया था और उसे कहानी सुनाता है एक अपनी बचपन की फ्रेंड की। कहता है कि बहुत साल गुजर चुके हैं, हम दोनों कभी नहीं मिले, लेकिन हम जब भी मिलते थे वो मुझे बहुत क्यूट लगती थी और जब भी मैं परेशान होता था तो वो मुझे हील करती थी। अब नेक्स्ट डे टियान को जिन बहुत पूछने की कोशिश करता है कि तुम कहाँ गई थी और क्या कर रही थी, लेकिन उस टाइम पर वो अपनी म्यूज़िक कंपोजिंग में इतनी बिजी थी कि वो उसे कोई भी जवाब नहीं देती। लेकिन यहाँ पर जिन इतना जेलस होता है कि वो जानबूझकर कभी ड्रम बजाने लगता है तो कभी डिस्टर्बिंग नॉइस करता है ताकि वो सुकून से कोई गाना ना लिख सके।
अब यहाँ पर उन दोनों की काफ़ी लड़ाई भी होती है और टियान रान उसे यही कहती है कि मुझसे फासला रखो, पर जिनका कहना था कि तुम एक मैरिड वुमन हो, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी एक मैरिज होती है और किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हमारा फेक रिलेशन है। यहाँ पर टियान ने उसे ये भी झूठ बोला था कि आज मेरी फ्रेंड शायाचिन बहुत बिजी है और उसकी मैं काम में हेल्प कराऊंगी, इसलिए जल्दी घर नहीं लौट सकूंगी। यहाँ पर जिनको शक हो जाता है वो भी उसकी आइसक्रीम वैन के पास पहुंच जाता है और जाकर उससे पूछने लगता है। वहीं पर उसे पता चलता है कि एक्चुअली आज तो टियान की बर्थडे है और इसीलिए उसने तुमसे झूठ बोला होगा, हम फ्रेंड्स उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। एकदम ये सुनकर जिनको बहुत खुशी होती है, उसका मन करता है कि वो भी टियान के लिए कुछ स्पेशल करे। अब वो उसकी बर्थडे के लिए प्लानिंग करने लगता है, उसके लिए गिफ्ट भी खरीदता है और मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस भी करता है कि किस तरह से उसे एक गिफ्ट देगा। अब वो उसे एक बहाने से एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन टियान वहाँ नहीं पहुँचती क्योंकि डॉक्टर यून ने उसे कहा था कि तुम्हें एक म्यूजिक प्रोड्यूसर से मिलवाना है। अब वो यून के साथ वहीं चली जाती है। एक्चुअली वही म्यूजिक प्रोड्यूसर एक ड्रेस डिजाइनर भी था और वो वेडिंग ड्रेसेस की शॉप में जाती है। अब जब वो उसका म्यूजिक सुनता है तो उसे काफी खुशी होती है। वो कहता है कि तुम्हें कुछ फ्लॉज जरूर है लेकिन हम कोऑपरेट कर सकते हैं। अब ये सुनकर टियान की खुशी देखने वाली थी, पहली दफा वो अपने बल पर कुछ करने वाली है। उधर जिन अलग परेशान था, श्या उससे कहती है कि शायद वो अम्यूजमेंट पार्क चली गई हो क्योंकि अपनी हर बर्थडे पर वो वहाँ जरूर जाती है। अब उसी की ही तलाश में जिन भी अम्यूजमेंट पार्क पहुँच जाता है, लेकिन उसके फैंस हर जगह मौजूद होते थे। वो उसे हर जगह पर पहचान लेते, वो चाहे जितना भी भेस बदलने की कोशिश करता था पकड़ा जाता था। अब वो अकेले बहुत सारी राइड्स लेने के बाद जब वहाँ पर टियान को नहीं ढूंढ पाता तो थक हार के घर वापस आ जाता है। अब काफी देर बाद फाइनली टियान भी वापस आ जाती है, उस पर गुस्सा भी करता है। ये बात टियान को सोशल मीडिया के थ्रू समझ आ गई थी क्योंकि उसकी हैवीली मेकअप और अपनी रूप धारने वाली बहुत सारी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी। वो कहता है सब तुम्हारी वजह से हुआ, मैं तुम्हें तो तलाश करने वहाँ पर गया हुआ था। अब वो उसे सॉरी करती है और उसके बाद वो उसे अपने साथ एक जगह पर लेकर जाता है। वो जगह उसने कम्प्लीटली उसी के लिए बुक करा ली थी और यहाँ पर वो दोनों आइस स्केटिंग करते हैं। टियान को स्केटिंग आती नहीं थी, यहाँ पर वो स्केटिंग सीखने में उसकी हेल्प भी करता है और वो दोनों इकट्ठे बहुत सारा समय बिताते हैं। वो एक दफा यहाँ पर उसे गिरने से संभालता है और उसके साथ ही उसे बर्थडे विश भी करता है। टियान बहुत स्पेशल फील करती है कि इसे मेरी बर्थडे भी याद थी और उसके बाद वो दोनों इकट्ठे बहुत सारा एंजॉय करते हैं। अब इसी बीच जिन ने अपना फ़ोन साइड पर रखा हुआ था, उस पर बार बार टिफनी की कॉल्स आ रही थी जो कि ड्रंक थी और उसे बुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे काफ़ी गुस्सा आता है ये सोच कर कि शायद वो टियान के साथ समय बिता रहा है। जबकि इसके साथ ही हमें एक और आइडल को दिखाते हैं जिसका नाम लिन था। एक्चुअली लिन जिनसे बहुत जेलस रहता था और उसे ऐसा लगता था कि जैसे उसकी सक्सेस के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसकी मैनेजर टिफनी का ही हाथ है। अगर ये टिफनी मुझे सपोर्ट करे तो मैं जिनसे आगे निकल सकता हूँ। अब उसके बाद नेक्स्ट डे हमें पता चलता है कि टियान को जिनकी ग्रैंडमा ने आज एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया हुआ है। एक्चुअली वो अपने कंट्री एरिया में गई हुई थी और चाहती थी कि अपने बच्चों के साथ कुछ समय बिताएं। वहाँ पर वो टियान को बुलाकर उसकी ट्रेनिंग भी करती हैं कि घर के काम किस तरह से अच्छे से संभाले जाते हैं, एक अच्छी वाइफ कैसे बना जाता है। यहाँ पर जिन भी साथ आया हुआ था। वो काफ़ी इंजॉय करता है कि जिस तरह से ग्रैंड माँ का सारा भाषण टियान को सुनना पड़ता है। यहाँ पर ग्रैंड माँ उसे बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं, उसकी ट्रेनिंग करती हैं, गार्डनिंग, प्लांटिंग, बहुत कुछ, और इसके साथ साथ उसका कुकिंग टेस्ट भी लेने लगती हैं। यहाँ पर वो उसे एक ट्रेडिशनल से किचन में भेज देती हैं जहाँ पर जाकर टियान की और जिन की काफ़ी लड़ाई भी होती है जब जिन उसका मजाक उड़ाता है। लेकिन ऊपर से ग्रैंड माँ आ जाती है तो टियान भी जिन को फंसा देती है कि ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था, जिद करता है कि यहाँ पे खाना मैं ही पकाऊंगा, और ग्रैंड माँ कहती है ठीक है फिर तुम बाहर आ जाओ। अब टियान यहाँ पर ग्रैंड माँ के साथ नेचर में बहुत सारा समय बिताती है जबकि जिन अंदर बैठा फिश सूप बना रहा था। थोड़ी देर बाद टियान जब अंदर जाकर देखती है तो उसे पता चलता है इसमें तो पूरी की पूरी कच्ची फिश डाल दी थी। अब ग्रैंड माँ के सामने वो लोग सारा खाना रेडी करके रख देते हैं और ग्रैंड माँ को जब पता चलता है कि कौन सा सूप टियान ने बनाया तो उन्हें वो काफ़ी पसंद आता है। लेकिन यहाँ पर फिश सूप पीते पीते उन बेचारी के गले में एक कांटा अटक जाता है जिसकी वजह से उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। टियान को उनकी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी क्योंकि एक्चुअली टियान की कोई फैमिली नहीं थी और इसीलिए वो जिनसे बहुत जेलस भी होती थी कि उसकी इतनी अच्छी फैमिली है और वो उसे चेरिश करती थी। यहाँ पर वो जब ग्रैंड माँ के साथ बहुत सारा एंजॉय कर रही थी तभी उसके ससुर जी भी ऊपर से आ जाते हैं जो उनको इस तरह से फन करते हुए देख लेते हैं।
अब इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर यून भी था और उसकी मुलाकात तियान से होती है। एक ऐसे मोमेंट पर तियान उसे देख लेती है जब वो एक पेशेंट के हाथों जख्मी हो गया था। एक्चुअली पेशेंट ने डॉक्टर्स पर और स्टाफ पर अटैक कर दिया था और यहीं पर ही जब वो अपने स्टिचेस लगवा रहा होता है तो उसी टाइम पर तियान उसके साथ थी, जो कि उसको एयरफोन पर म्यूजिक सुनवाने लगती है ताकि उसे ज़्यादा पेन फील ना हो। और इसी बात को देखकर यून को कुछ बचपन की यादें आने लगती हैं। उसकी एक फ्रेंड थी जो बिल्कुल ऐसे ही करती थी, वो बचपन की फ्रेंड जिसे वो आज भी मिस करता है। यहाँ पर तियान को देखते ही वो समझ जाता है, उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि तुम वही हो ना। उसे लग रहा था कि उसने अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को तलाश कर लिया है, लेकिन इसी मोमेंट पर ऊपर से जिन पहुंच जाता है और वो बहुत जेलस होता है और आकर उससे कहने लगता है कि मेरी वाइफ का हाथ छोड़ो, तुम शायद भूल रहे हो कि ये मैरिड है। और यही कहता हुआ वो तियान को वहां से बाहर ले जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं कि जिन ने अपने असिस्टेंट के थ्रू मार्केट से बहुत सारे रेड एलिफेंट मंगवाए हुए थे स्टफ टॉय की शक्ल में। एक्चुअली रेड एलिफेंट के साथ तियान की बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई थी। वो बचपन से लेकर अब तक एक ही गाना हमेशा गुनगुनाती थी और वो था कोई रेड एलिफेंट वाली पोएम, और वो उससे रिलेटेड एक बुक भी मंगवाता है। एक्चुअली वो तियान के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल हमेशा से करना चाहता था। जबकि तियान वो नेक्स्ट डे डॉक्टर यून के लिए खाना बनाकर उसके ऑफिस में जाती है। यून उससे कहता है कि वाकई तुम्हारे हस्बैंड ने कल ठीक कहा था, तुम उसकी वाइफ हो तो मेरे लिए इतना कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन आगे से तियान कह देती है ठीक है मैं उसकी वाइफ हूँ, लेकिन तुम भी तो मेरे फ्रेंड हो ना। अब थोड़ी देर बाद हमें दिखाते हैं कि डॉक्टर यून उसका खाना खाते हुए बस इन्हीं यादों में खोया हुआ था। उसे बचपन वाली अपनी फ्रेंड भी बहुत याद आती थी और अब वाली तियान भी बार बार उसकी आंखों के सामने आती रहती थी। ऐसा लगने लगता है कि जैसे वो तियान के लिए फीलिंग्स डिवेलप कर रहा है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि तियान को बाईसाइकिल राइड करना नहीं आती थी, तो जिन उसके लिए एक साइकिल भी खरीदता है और उसे बाईसाइकिल भी चलाना सिखा रहा होता है। कहीं पर ही टिफनी भी पहुंच जाती है। अब टिफनी उसे साइड पर लेकर जाती है और उसे कहने लगती है कि तुम दोनों कुछ ज़्यादा ही क्लोज नहीं हो रहे, भूल तो नहीं गए कि ये सब एक कॉन्ट्रैक्ट है। एक्चुअली वो उन दोनों को इकट्ठे और क्लोज आते देख हमेशा बहुत ज्यादा जेलस हो जाती थी और अब जानबूझ के तियान को दिखाने के लिए वो अचानक से जिन को हक भी कर लेती है। और जैसे ही तियान ये देखती है उसे ढंग से तो बाईसाइकिल चलानी आती नहीं थी, वो डिस्ट्रैक्ट होती है और साइकिल से गिर जाती है। साथ ही साथ उसके सिर पर एक चोट भी लग गई थी। जिन ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है और भागता हुआ उसके पास आता है। वो बेहोश थी, उसे कैरी करके हॉस्पिटल लेकर जाता है। देखने को तो ये सब कुछ माइनर सा लग रहा था, लेकिन उसके सर पर जो चोट लगी थी वो सीरियस भी हो सकती है। ये डॉक्टर यून जिन को कहता है और उसे डांटता भी है कि तुमने ढंग से इसका ख्याल क्यों नहीं रखा। अब वो लोग तियान के सारे टेस्ट वगैरह करके उसे रूम में शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन अभी तक तियान को होश नहीं आ रहा था, वो अभी तक बेहोश थी। यहाँ पर जिन को उसकी बहुत फिक्र होने लगती है और तो और हॉस्पिटल के बाहर काफी सारा मीडिया भी इकट्ठा हो गया था इसी न्यूज को लेकर। यहाँ पर टिफनी जब जिन को और तियान को क्लोज देखती है तो वो कहती है कि इनकी फोटोज लो और मीडिया पर पोस्ट कर दो। लेकिन ये सब सुनकर जिन को गुस्सा आ रहा था, उसे इस टाइम पर कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए थी। लेकिन टिफनी वो तो मैनेजर थी और वो हमेशा से इसी तरह सोचती थी। जिन उनको मना तो बहुत करता है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चोरी चोरी उनकी फोटो बना ही लेता है। अब थोड़ी ही देर बाद तियान को होश आ जाता है और यहाँ पर जिनकी खुशी देखने वाली थी। अब डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही पता चलता है कि एक्चुअली तियान को इस चोट की वजह से सिलेक्टिव एमनीजिया हो गया है। वो अपने फ्रेंड्स को तो पहचान रही थी, लेकिन जो उसे बाद में मिले थे जैसा कि डॉक्टर यून या फिर जिन, इनकी कोई मेमोरीज भी उसके माइंड में नहीं थी। वो उनसे पूछने लगती है कि आप दोनों कौन हैं। अब इस बात को लेकर सारे ही काफी परेशान थे, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा था कि ये सब थोड़े समय के लिए ही है, ये जल्दी रिकवर कर जाएगी और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अब तियान बैठी बाहर जिनका फेस ही देखे जा रही थी उसे याद करने की कोशिश में, और तो और वो ये भी कह देती है कि वो वाला डॉक्टर जो मेरा ट्रीटमेंट कर रहा था वो तो बहुत हैंडसम था। अब डॉक्टर यून की हैंडसमनेस की इतनी तारीफ सुनकर वो जेलस होता है और गुस्से में आ जाता है। कहता तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि मैं कौन हूँ, और फिर गुस्से में उसे कह देता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ भाई। अब तियान बस हैरान होकर सोचती ही रह जाती है कि तुम मेरे भाई हो। और फिर इन दी एंड उसके ससुर जी भी ऊपर से पहुंच जाते हैं और जिनको कहते हैं कि इसका अच्छे से ख्याल रखना, इसको तंग मत करना, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। अब जब वो हॉस्पिटल में थी तो ग्रैंड माँ और उसकी सासू माँ आती हैं, जो कि उसे उसकी वेडिंग की मूवी दिखाने लगती हैं। ये देखते हुए वो हैरान हो रही थी कि ये क्या, ये तो मेरा भैया था, लेकिन भैया की शादी में मैं क्यों दुल्हन बनी हुई हूँ। अब ये देखकर दादी और मामा तो बहुत परेशान हो जाती है कि लगता है ऐसा कोई सीरियस इशू तो नहीं हो गया। वेल तियान अब काफी अजीब सा बिहेव कर रही थी। एक दफा जिन उसके साथ ही बैठा हुआ था कि वो उसे भाई की बजाय अचानक से हनी हनी बुलाने लगती है, और वो ये सुनकर बेचारा हैरान ही रह जाता है। उसने उसके मुंह से ऐसे शब्द पहले कभी भी नहीं सुने थे। तियान उसे वादा करती है कि मैं एक अच्छी पत्नी बनूंगी और तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी।
और ये सब सुनकर जिन को बहुत ऑकवर्ड फील होने लगता है। अब जिन ज़्यादा से ज़्यादा समय उसी के साथ ही बिताता था, लेकिन उसे अपनी कॉन्ट्रैक्ट वाली बात रिवील नहीं करता। यहाँ पर इकट्ठे टाइम गुजारते हुए पता नहीं पुरानी आदत थी या क्या, उनकी दोबारा से बहुत लड़ाइयाँ होती हैं और वो बच्चों की तरह हर टाइम आपस में झगड़ते रहते थे। डॉक्टर यून भी उनके इस अजीब से रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी हैरान था। उसने कभी भी किसी कपल को इस तरह का नहीं देखा था। वो यही सोचता रहता था कि इनके बीच कुछ तो फिशी लगता ही है। जबकि दूसरी तरफ हमें टिफनी को दिखाते हैं, वो काफ़ी दुखी नजर आ रही थी जब भी वो जिन और तियान की शादी के बारे में सोचती थी। इसे देखकर ये साफ पता चलता है कि वो जिन को लाइक कर दिया। अब एक दिन तियान और जिन दोनों इकट्ठे एक मूवी देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर जैसे ही उसके डैड तियान को चेक करने के लिए आते हैं तो जिन वहाँ पर छुप जाता है। वहाँ पर वो उसका पूछते हैं, वो झूठ बोल देती है कि वो घर चला गया है। तो वो कॉल मिलाते हैं और रिंग बजती है उसी के ही ब्लैंकेट से। डैड समझ जाते हैं कि ये दोनों रोमांटिक हो रहे हैं और मेरा बेटा यहीं पर ही इसी शीट के नीचे छुपा हुआ है। वो मन ही मन में खुश होते हैं और खामोशी से वहाँ से चले जाते हैं। अब उसके बाद जिन बाहर निकलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दादी और मामा आई थी। जब वो देखते हैं कि जिन भी रात को हॉस्पिटल में ही सोया था तो वो काफी खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि नई नई शादी हुई है ना, इसीलिए, लेकिन तुम ये तो ख्याल रखो कि तुम्हारी वाइफ अभी रिकवर ही नहीं हुई। और जिन तो बस यही सोचता रह जाता है कि ये लोग क्या क्या सोचते हैं। और फिर आज ही का दिन था जब तियान ने डिस्चार्ज होना है। अब डॉक्टर यून तो बहुत कहता है जिनको कि इसका ख्याल रखना जब ये वापस चली जाए, लेकिन जिनको गुस्सा आने लगता है कि ये मेरी वाइफ कितनी केयर क्यों कर रहा है। अब वो उसे लेकर घर पहुंच जाता है। यहाँ पर इससे पहले कि तियान रूम में जाती और कुछ भी देखती, उसे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट का ख्याल आने लगता है कि उसके डॉक्यूमेंट्स तो कमरों में ही पड़े हुए हैं, मैं वो पहले इधर उधर कर लूँ इससे पहले कि ये वो देख ले। लेकिन तियान काफी हैरान होती है और पूछने लगती है कि क्या हम लोग अलग अलग कमरों में रहते थे, हम कैसे हस्बैंड वाइफ हैं। और इतने में वो उसे छुपाते हुए एक डॉक्यूमेंट भी देख लेती है। उसे काफी शक तो होता है, लेकिन जिन मैनेज कर लेता है। और यहाँ पर अपनी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को छुपाने के लिए जिनको बहुत सारी वियर्ड एक्टिंग भी करनी पड़ती है ताकि तियान को कुछ भी शक ना हो। पर जैसे ये बात टिफनी को पता चलती है तो वो जिन पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम उसे हकीकत बता देनी चाहिए, ये बहुत सीरियस इश्यू है। पर जिन इस सब के लिए नहीं मानता और कहता कि वो भी बीमार है, उसे रिकवर तो होने दो, मैं उसे इतना बड़ा सदमा नहीं दे सकता। अब उसके बाद जब वो घर वापस लौटता है तो रात हो चुकी थी और यहाँ पर तियान उसी के ही बेडरूम में उसी के ही बेड पर बड़े मजे से लेटी हुई थी और वो एक नॉर्मली एक कपल की तरह स्लीप करना चाहती। पर जिनको ये सब बहुत ऑकवर्ड लगता है। वो उससे पूछती है कि तुम मुझसे इतने दूर क्यों बैठे हो, तुम इतना वियर्ड क्यों एक्ट कर रहे हो। लेकिन जिन क्या करता, उसे कुछ बता भी नहीं सकता था और ना ही समझा सकता था। अब वो किसी तरह से एक साइड पर कोने में होकर लेट तो जाता, लेकिन थोड़ी देर बाद तियान उठती है और उसके करीब आ जाती है। वो हैरान होता है तो वो कहती है मुझे बहुत हॉट लग रहा है, मैं तो सिर्फ एसी का रिमोट लेना चाहती थी। और फिर उसके बाद गलती से उसके पैर पर चोट लग जाती है। जिन कहता है ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, ये एक पुरानी चोट थी जो दोबारा उभर आई है। अब उसे बहुत प्यार से मेडिसिन भी लगाती है। मेडिसिन की स्मेल काफ़ी तेज थी और वो इसी का ही बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है और कहता है कि तुम्हें इसकी वजह से अच्छी नींद नहीं आएगी, मैं लिविंग एरिया में सो जाऊंगा। जबकि टिफनी, उसे तो पूरी रात नींद भी नहीं आई थी इसी परेशानी की वजह से। वो सुबह सुबह देखती है जैसे ही जिन घर से निकलता है वो पहुंच जाती है और जाकर तियान को वही डॉक्यूमेंट तुरंत ही दिखा देती है और कहती है कि बेशक तुम्हारी मेमोरीज चली गई हैं, लेकिन सच जानना तुम्हारा अधिकार है। उसे पता चल जाता है कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है जो कि 1 साल के लिए वैलिड है। अब उसे ये रियलिटी दिखाने के बाद टिफनी को थोड़ी तसल्ली हो गई थी कि ये दोनों क्लोज नहीं आएंगे और तियान अपनी लिमिट्स याद रखेगी। अब वो जिन को घर बुला लेती है आज जल्द ही। वो आता है और उसे सैड देखकर कहने लगता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं, तुम्हें भूख लगी है। लेकिन वो आगे से उसे वही डॉक्यूमेंट दिखा देती है कि मुझे टिफनी ने सब बता दिया है। लेकिन तियान तो कुछ और ही समझ रही थी। वो समझती है कि मैं इतनी मीन इंसान थी, एक घर को हासिल करने के लिए लगता है कि मैंने तुम्हें ब्लैकमेल किया और तुमसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा, वरना तुम्हें क्या जरूरत थी, तुम तो इतने बड़े स्टार थे, तुम मुझसे क्यों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करोगे। और बस जिन भी खामोश हो जाता है कि जो ये सोच रही है इसे चुपचाप सोच नहीं दो। अब वो मन ही मन में जिनकी और भी रिस्पेक्ट करने लगी थी और उसके लिए खाना बनाने चली जाती है। अब एक दिन श्याओ चिन आती है और तियान से कहने लगती है कि मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, तुम और जिन क्या एक जगह पर आ सकते हो अगर मैं बुलाऊं तो। वो चाहती थी उसे अपने नए बॉयफ्रेंड से मिलवाना, लेकिन यहाँ पर उसे कुछ हिडन मोटिव्स थे, इस बारे में तियान को पता नहीं था। वो जिन को कॉल करती है और उसे जल्दी घर बुला लेती है। जिन ऑल्दो काफी बिजी था लेकिन फिर भी वो टाइम निकाल कर घर पहुंच जाता है। और यहाँ पर जब तियान उससे कहती है कि तुम मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड की तरफ चलो तो उसे अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो मान जाता है। उसे गुस्सा भी आ रहा था कि मैं इतना इंपॉर्टेंट काम छोड़ कर आया हूँ।
और टिफनी को जब पता चलता है वो भी अलग गुस्से में आ जाती है कि वो सिर्फ टियान की वजह से यहाँ से चला गया, वो कब से उसकी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट हो गई। जबकि जैसे ही वो लोग शियाओचन से मिलने के लिए पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो किसी ब्रांड की प्रमोशन कराना चाहती थी। वहाँ पर जिन पहुंचता है, बहुत सी गर्ल्स उसके साथ सेल्फीज लेती हैं और फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगी और पता चलेगा कि उस प्रोडक्ट को जिन भी यूज़ करता है। अब जिन को बहुत गुस्सा आता है और यहाँ पर बेचारी टियान भी शर्मिंदा होती है कि मुझे नहीं पता था कि जिन इस तरह की हरकत करेगी, और उसे अपने हस्बैंड के सामने इतनी शर्मिंदगी होती है कि वो उठकर जाती है और उन सारी गर्ल्स पर वाटर स्प्रे कर देती है और उन्हें मजबूर कर दिया कि वो ये फोटोज डिलीट कर दें। उधर जिन काफी लेट जब वापस पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसका सारा क्रू वहां से जा चुका है और टिफनी इस बात को लेकर उस पर बहुत गुस्सा करती है कि तुम रिहर्सल पर ध्यान नहीं दे रहे। अब उसके बाद नेक्स्ट डे जिन अपने साथ टियान को लेकर उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उनकी पहली मुलाकात हुई थी, वो फोटोशूट वाला पॉइंट, और वहाँ पर खड़े टियान को हर बात याद आ जाती है, उसकी मेमोरी वापस आ गई थी। उसे सब समझ आ जाती है कि जिन इतना भी इनोसेंट नहीं है और उसने उससे क्यों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की और उनके बीच अब तक क्या क्या है और क्या क्या एलिमेंट्स हैं, उसे सब याद आ जाता है। और ये याद आता ही वो खामोशी से वहाँ से चली जाती है। अब घर पहुंचकर वो मासूम वाली टियान नहीं बल्कि पहले वाली टियान बन चुकी थी और वो उससे बहुत लड़ती है और कहती है कि मुझे सच क्यों नहीं बताया, क्या तुम मेरा कोई एडवांटेज उठाना चाहते थे। तो आगे से जिन भी कह देता है एडवांटेज तो तुम मेरा उठाना चाहती थी, मुझे हक किया, मुझे हनी हनी बुलाया, मेरे इतना क्लोज आने की कोशिश की, तो नियत तो तुम्हारी खराब होगी। और बस उनकी इसी लड़ाई के बीच में ही असिस्टेंट पहुंच जाता है उनकी वेडिंग की फोटो लेकर, जो कि दोनों ही अपने अपने कमरे में नहीं रखना चाहते थे। और उसके बाद यही डिसाइड होता है कि उसे लिविंग एरिया में ही लगा दिया जाए। अब उसके बाद टियान अपनी वही फेवरेट म्यूजिक शॉप पर जाती है और वहीं पर उसकी मुलाकात डॉक्टर यून से होती है और अब की बार वो उसे पहचान लेती है और कहती है कि मेरी मेमोरीज वापस आ चुकी हैं। ये सुनकर वो भी काफी खुश हो जाता है। अब जब वो घर पर नहीं थी, जिन अकेला था, तो वहीं पर ही जिन आती है किसी काम से। वो टियान से मिलने के लिए उसका वेट करना चाहती थी, लेकिन यहीं पर ही वो उनके घर में कुछ तलाश करने लगती है। कुछ पढ़ना चाहती थी, रिलैक्स करके उसका वेट करना चाहती थी, लेकिन यहीं पर ही उसे उनका मैरिज कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे जाता है और यही देखकर वो समझ चुकी थी कि इनकी शादी एक फेक है। अब यही डॉक्यूमेंट वो जिन को दिखा देती है और कहती है कि मैं सारी रियलिटी जानती हूँ। अब जिन भी इस इमरजेंसी के टाइम पर टियान को तुरंत ही कॉल करके बुला लेता है। अब वो दोनों सामने बैठे हुए थे और जिन उनको ब्लैकमेल करती है कि मुझे भी तो कोई फायदा दो, वरना मैं ये सारा कुछ पब्लिक के सामने रिवील कर दूंगी। और यहीं पर ही जिन उसे ऑफर देता है कि ठीक है, फिर मैं अपनी ही एजेंसी में तुम्हारे लिए एक अच्छी जॉब अरेंज कर सकता हूँ। और ये डील जिन को काफी पसंद आती है, वो यस कर लेती है उनका सीक्रेट रखने के लिए। जबकि उसी टाइम पर हमें दिखाते हैं कि डॉक्टर यून भी उनके घर के बाहर खड़ा हुआ था, जो कि ये सारा कुछ सुन लेता है और उसे भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में पता चल जाता है। एक्चुअली थोड़ी देर पहले टियान उसी के साथ थी, वो अपना हैंड बैग वहाँ पर भूल गई थी और वो वही वापस लौटाने के लिए उसे घर की तरफ आ रहा था। यून ने सारा कुछ सुन तो लिया था, लेकिन वो ऐसे एक्ट करता है जैसे उसे कुछ पता नहीं। उसका हैंड बैग उसे लौटाता है और खामोशी से वहाँ से चला जाता है। अब टियान यहाँ पर जिन से कहने लगती है नेक्स्ट डे कि तुमने मेरी फ्रेंड की हेल्प की, उसे जॉब दिलाने में, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो बदले में मैं भी तुम्हें कुछ ट्रीट देना चाहती हूँ। और उससे कहने लगती है कि क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगे, मैं कल 6 बजे की बुकिंग करा लूंगी। अब जिन भी ये सुनकर मान जाता है। अब जब वो काम पर जाता है अगले दिन, तो उसे टिफनी बताती है कि तुम्हारे लिए एक मूवी का प्रोजेक्ट आया है और बहुत बड़ा डायरेक्टर था जो उससे मिलना चाहता था। ये अपॉर्चुनिटी कभी कभी ही मिलती है। वो उसे तैयार करती है कि आज उससे मीटिंग के लिए रेडी हो जाओ। अब जब वो बैठा उसी स्क्रिप्ट की रीडिंग कर रहा था, तो उसे वहाँ पर टियान की कॉल आती है, जो उसे कहती है कि मैं थिएटर के बाहर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। क्या उस डिनर की तरह आज फिर तुम मुझे सिर्फ वेट कराने वाले हो। ये सुनते ही उसे याद आता है और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के टियान को मिलने के लिए चला जाता है। और ये बात जब टिफनी को पता चलती तो वो बहुत गुस्से में आ जाती है कि क्या वो सब कुछ छोड़कर चला गया। डायरेक्टर गुआन से आज उसकी मीटिंग थी, वो कैसे लेट हो सकता है। अब उसी टाइम पर उससे मिलने के लिए एक दूसरा आइडल पहुंच जाता है, जो कि था लिन। और यहाँ पर लिन आकर उससे कहने लगता है कि अगर तुम्हें जिन बहुत तंग करता है तो मैं भी एक ऑफर हूँ तुम्हारे पास। मुझे पता है कि तुम कितनी कैपेबल हो और तुम्हारी वजह से ही आज जिन यहाँ पर पहुंचा है। वो उसे बातों ही बातों में ऑफर करता है कि तुम मेरी मैनेजर बन जाओ, लेकिन टिफनी उसकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेती और उसके बाद उसे वहां से भेज देती है। जबकि उधर जिन थोड़ा सा लेट पहुंचा था अंधेरे में, और यहाँ पर पहले टियान उस पर गुस्सा करती, वो कह देता है कि मैं इस वजह से लेट हुआ हूँ, लोग मूवी देखने की बजाय मुझे ही देखते रह जाएं। और उसके बाद वो उसके साथ अच्छा समय बिताता है और वो दोनों काफी इंजॉय करते हैं। यहाँ पर टियान उसके कंधे पर सर रख के सो भी जाती है और ये सारा कुछ जिन को बहुत रोमांटिक लग रहा था। अब इतने में मीटिंग का टाइम हो जाता है और डायरेक्टर गुआन के साथ टिफनी मीटिंग के लिए जाती है। वो काफी बुरा तो बनाता है,
कि इस इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जिनको यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन टिफ़नी उसकी तरफ से सारा कुछ कवर करने की कोशिश करती है और कहती है कि एक्चुअली वो आपके इस प्रोजेक्ट के लिए टाइम निकाल रहा है, उससे पहले ये सारे एड्स और सारे शूट सारा कुछ कंप्लीट करना चाहता है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि टिफ़नी वाकई कैपेबल तो बहुत है अपने काम को लेकर। जबकि उधर जिन और टियान दोनों घर वापस आ जाते हैं और यहाँ पर भी वो दोनों इकट्ठे काफ़ी इंजॉय करते हैं। यहाँ पर टियान बातों ही बातों में जिनसे पूछने की कोशिश करती है उसके और टिफ़नी के बारे में। एक्चुअली उसे शक था कि टिफ़नी और वो एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हैं। टिफ़नी ने एक दो दफ़ा उसके सामने उसे हक भी किया था, लेकिन फिर वो खामोश हो जाती और कुछ भी नहीं पूछ पाती। अब नेक्स्ट डे जैसे ही जिन अपने ऑफिस में पहुंचता है तो टिफ़नी का गुस्सा देखने वाला था। वो उसके सारे के सारे प्रोजेक्ट्स को कैंसिल करने का ऑर्डर कर देती है और उसके बाद गुस्से में उससे कहती है कि आई थिंक तुम्हें कुछ दिनों की छुट्टियां लेनी चाहिए, ना कोई कॉन्सर्ट करो और ना ही कोई रिहर्सल, तुम अपनी वाइफ के साथ समय बिताओ और बस। अब ये सुनकर जिन भी काफ़ी अपसेट हो जाता है और तो और उस असिस्टेंट के थ्रू ये भी पता चल गया था कि कल लिंग आया था टिफ़नी से मिलने के लिए और शायद वो मुझे छोड़कर उसी को ही अपना आइडल बना लेगी। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं डॉक्टर यून को आज ऑपरेशन करते हुए वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। उससे एक थोड़ी सी गलती हो जाती है जिसकी वजह से पापा जिन उसके पास आते हैं और उसे कहने लगते हैं कि तुम परेशान लग रहे हो, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं थे, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई है? वो कहता है मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। तो वो कहते हैं ठीक है फिर बना लो, होनी चाहिए तुम्हारी एज में। लेकिन बेचारा डॉक्टर यून भी क्या करता, उसकी नज़रों के सामने अगर गर्लफ्रेंड का नाम सुनते ही कोई आती थी तो वो सिर्फ टियान थी। जबकि उधर जिन टिफ़नी के साथ सारा कुछ क्लियर करना चाहता था, उससे कॉल करता है तो वो उसे अपने घर पर मिलने के लिए बुला लेती है और फिर उससे कहने लगती है कि तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, तुम्हें अपने काम पर तवज्जो देनी चाहिए। इतना बड़ा डायरेक्टर है और इतना अच्छा स्क्रिप्ट, क्या ये काम तुम्हारे हाथ में दोबारा आएगा? मैंने उस दिन मीटिंग में बहुत मुश्किल से उनको मनाया था और वो लीड रोल तुम्हें ही देना चाहते हैं। और वो इस शर्त पर उसे अपने साथ दोबारा से काम करने के लिए मना लेती है कि वो आइंदा से प्रोफेशनल रहेगा और टियान की वजह से ऐसी कोई गलती दोबारा नहीं करने वाला। अब उसके बाद जिन घर वापस आ जाता है और यहाँ पर वो बातों बातों में टियान को भी सारा बता दिया कि उस दिन तुम्हारे साथ सिनेमा चला गया था तो मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो गए थे और इसी वजह से आज तक 2-3 दिन से मुझे कोई काम नहीं मिला, टिफ़नी ने मुझे काम ही नहीं दिया और आज भी मैं फ्री हूँ। अब सारा कुछ सॉल्व तो हो गया, तो क्या तुम मेरे साथ कहीं बार आउटिंग के लिए चलोगी? और वो उसे अपने साथ उस इंडोर स्की सेंटर में जाने को बोलता है। अब वो अकेले जाना नहीं चाहती थी तो वो कॉल करके जिन से पूछने लगती है कि क्या तुम आ सकती हो। और जिन के पास इत्तेफाक से उसी टाइम पर टिफ़नी खड़ी हुई थी, उसने सब कुछ सुन लिया था। वो भी सोचने लगती है कि ये डेट पर तो जा रहे हैं पर इसे मैं रुइन करके ही रहूंगी। अब उसने ताई को उनके पीछे भेज दिया था जो कि असिस्टेंट था और वो वहाँ पर जब दोनों इकट्ठे एंजॉय कर रहे थे, स्की कर रहे थे, तो उनके इकट्ठे फोटोज भी बना लेता है। यहाँ पर आज जिन उससे दिल की बहुत सारी बातें भी बताता है। कहता है कि डैड मुझे कैसे डॉक्टर बनाना चाहते थे और मुझे बिना बताए उन्होंने मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा दिया था और अपने मन मर्जी के बगैर 1 साल मैंने वहाँ पर स्टडीज़ किया, लेकिन उसके बाद सब कुछ गिव अप कर दिया, छोड़ दिया। और उसके बाद से टिफ़नी ने मुझे अपने हाथ में ले लिया। मैं 7 साल से उसे जानता हूँ और उसी ने ही मुझे म्यूजिक इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस कराया और यहाँ तक पहुँचाया। उधर टिफ़नी को भी इनकी इकट्ठी फोटोज़ मिल चुकी थी और वो इन्हीं फोटोज़ को पब्लिसिटी के तौर पर भेज देती है और कहती है कि ये स्की सेंटर बहुत अच्छा है और वो अपनी एडवर्टाइजमेंट में जिनको यूज कर रहे हैं। ये सारी खबर जब अगले दिन टियान देखती है तो वो समझ जाती है कि इसने मेरे साथ एंजॉय नहीं करना था, समय नहीं बिताना था, बल्कि ये स्की सेंटर से एडवर्टीजमेंट करा रहा था। उस पर काफी चिल्लाती है, गुस्सा करती है, लेकिन बेचारे जिनको तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब वो गुस्से से भरा हुआ जाता था टिफ़नी के पास, लेकिन आगे से टिफ़नी उसे कह देती है कि तुम शायद भूल रहे हो, इसी स्की सेंटर का ऑनर था जिसने तुम्हें अपनी जगह दी थी जब तुम्हारा पहला कॉन्सर्ट हुआ था और ये बदला चुकाने का टाइम है। आज उनके लिए थोड़ी सी एडवर्टीजमेंट कर दी तो क्या बुरा हुआ, बस बदला ही तो चुका है। तुम्हें कैसे यूज करना है ये मेरा काम है, मैं तुम्हारी मैनेजर हूँ। दूसरी तरफ हमें टियान को दिखाते हैं आज अपने डॉग को वॉक कराते हुए उसके पैर में थोड़ी सी चोट लग जाती है। जबकि ऑफिस में जिनको दिखाते हैं टिफ़नी की और उसकी दोबारा से किसी काम को लेकर बहस हो जाती है। वो उठकर जाने लगता है, टिफ़नी उसके पीछे पीछे आती है और फिर कोलैप्स कर जाती है। उसे हॉस्पिटल पहुंचाता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि टिफ़नी काफी अरसे से गैस्ट्रिक अल्सर की वजह से बीमार है, लेकिन उसने अपनी बीमारी किसी को नहीं बताई थी। वो उसकी फिक्र करता है, वो बहुत सीरियस लग रही थी तो हॉस्पिटल में ही टाइम बिताता है। जबकि बेचारी टियान वो रात को काफ़ी देर तक उसका वेट करती रहती है कि वो घर लौटेगा, लेकिन वो वापस ही नहीं आता। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठती है तो वो किचन में खड़ा
कुछ सूप वगैरह रेडी कर रहा था। तो पता चलता है कि टिफनी बीमार है और ये उसके लिए बना रहा है। टियान थोड़ी सी निराश तो होती है, लेकिन फिर उसके साथ खुद भी टिफनी को देखने के लिए चल पड़ती है। अब वो उसे देखती है कि जिस तरह से जिन टिफनी की केयर कर रहा था, तो उसे वही दिन याद आते हैं कि हॉस्पिटल में ये मेरी भी इसी तरह से केयर करता था। इसका मतलब है कि मैं कुछ स्पेशल नहीं, शायद टिफनी मुझसे ज्यादा ही स्पेशल है। और उसे बार बार यही ख्याल आने लगता है कि मेरी क्या औकात है, मेरी तो यही जगह है कि मैं उसकी कॉन्ट्रैक्टेड वाइफ हूँ। थोड़े दिनों बाद उसकी लाइफ से निकल जाऊंगी और उसके बाद वो और टिफनी हो सकता है कि एक हो जाए। और टिफनी भी बहुत खुश हो रही थी। वो देख सकती थी कि टियान जेलस हो रही है। अब जिन ने भी देख लिया था कि टियान का थोड़ा सा मूड ऑफ दिखाई दे रहा है। वो उसे समझाने की तो कोशिश करता है कि एक मैनेजर और एक आइडल, इनका बीच में रिश्ता कैसा होता है, लेकिन टियान को ये सब समझ नहीं आ रही थी। अब हॉस्पिटल के कैफे एरिया में यहाँ पर उसे डॉक्टर यून मिलता है, जिसने नोटिस कर लिया था कि उसके पैर पर चोट लगी हुई है। वो उसे वहाँ पर मेडिसिन भी अप्लाई करता है और उसे सैड देखता है तो उसे अपने साथ एक जगह पर ले जाने के लिए बोलता है। टियान भी उसके साथ चली जाती है क्योंकि वो जिनको भुलाना चाहती थी, उसे फासला रखना चाहती थी। वो उसके साथ जाती है एक जगह पर स्टार्स देखने के लिए और उसके बाद वो दोनों वहाँ पर ड्रिंक भी करते हैं। लेकिन टियान ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। जब तक वो घर पहुंचती तो पूरी तरह टुन हो चुकी थी और यून भी उसके पीछे पीछे था। ये देखकर जिनको बहुत गुस्सा आता है कि तुमने इसे इतना ड्रिंक क्यों करने दिया, लेकिन यून सिर्फ इतना ही कहता है कि शायद तुम्हें तो पता ही नहीं है, उसके पैर पर चोट लगी हुई है, इसका ख्याल रखना। अब वो टियान को कहने लगता है कि तुम किसी आदमी के साथ कैसे ड्रिंक कर सकती हो। तो टियान भी गुस्से में थी, कहती है कि मैं तो ड्रिंक करके वापस आ गई हूँ और तुम तो पूरी की पूरी रात ही बाहर रहे थे टिफनी की केयर करने के लिए। मैंने क्या तुम्हें कुछ बोला? भूल गए हो, हम कॉन्ट्रैक्टेड कपल हैं। अब जिन भी ये सारा कुछ सुनकर एकदम गुस्से में आ जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। अब इसी वजह से वो दोनों आपस में काफी अपसेट हो गए थे और नेक्स्ट ही डे टियान थोड़े दिनों के लिए घर छोड़कर चली जाती है और उसके लिए एक लेटर छोड़कर गई थी कि मैं कुछ दिनों के लिए शियाचिन के साथ ही रहूंगी। अब वो उसके फूड ट्रक में ही रहती थी और उसके काम में भी उसकी हेल्प करती थी। यहाँ पर कुछ लोग उसकी फोटोज भी बना लेते हैं और ऐसे कहने लगते हैं सोशल मीडिया पर कि जैसे हस्बैंड और वाइफ की आपस में लड़ाई हो गई है। टियान छोटी मोटी जॉब कर रही है, अलग रह रही है, पर टिफनी बहुत चालाक थी, वो ये सारा कुछ भी हैंडल कर लेती है। एक दफा वहाँ से एक पार्सल मंगवाती है उन्हीं के ही फूड ट्रक से, और जब टियान वो डिलीवर करने के लिए आती है तो वहीं पर ही उसने सोशल मीडिया वालों को भी बुलाया हुआ था। लोग उसकी फोटोज ले लेते हैं और दुनिया वालों को यही दिखाती है कि जैसे टियान एक केयरिंग वाइफ है और अपने हस्बैंड और उसके स्टाफ के लिए खाना बना कर लाई है। अब उसके बाद वो टियान को साइड पर लेकर जाती है और उसे याद दिला देती है कि तुम जब तक इस कॉन्ट्रैक्ट में हो, वाइफ वाली ड्यूटीज करना तुम्हारी जिम्मेदारी है और ये मत भूलना। और फिर थोड़ी देर बाद जिन भी साइड पर आता है और टियान को मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि प्लीज घर वापस आ जाओ। अब वो उसकी बात मान गई थी और घर वापस आ गई थी। यहाँ पर जिन ने उसके लिए बहुत स्पेशल अरेंजमेंट किए हुए थे और वो उसे कहता है कि 6 महीने में हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, लेकिन मैं खत्म नहीं करना चाहता। फिर थोड़ा सा शर्माता है और उससे कहता है इस वजह से नहीं कि मैं तुमसे प्यार में पड़ गया हूँ, बल्कि इस वजह से कि मेरे फैंस मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इतनी जल्दी मेरी शादी खत्म हो गई और मेरी फैमिली वो तुमसे बहुत अटैच है। दादी माँ तो मुझे जीने भी नहीं देंगी। लेकिन आगे से टियान सोचने लगती है कि इसके साथ मैं जितना समय बिताऊंगी उसके बाद इसे छोड़ने में मुझे उतनी ही दिक्कत होगी। वो उससे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर बाद में खत्म करना है तो हम अभी भी अपनी मैरिज को खत्म कर सकते हैं। ये सुनकर जिन का दिमाग खराब हो जाता है और कहता है कि मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लूंगा, और इसी बात पर उससे काफी नाराज भी हो जाता है और यही सोचने लगता है कि इस तरह की बात भी कैसे कर सकती है। अब उसके बाद एक दफा जिन यून को और टियान को इकट्ठे उस म्यूजिक स्टोर से निकलते हुए देख लेता है, जहाँ से उसे शक होने लगता है। उसे लगता है कि डॉक्टर यून की वजह से मुझसे जान छुड़ाना चाहती है और कल इसने डिवोर्स की बात की है, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं था। अब टियान घर पर उसके लिए मून केक्स बनाकर बैठी हुई थी क्योंकि मिड ऑटम फेस्टिवल आने वाला था। पर जिन उसे कहने लगता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी कल वाली बात समझ गया, हम डिवोर्स कर लेते हैं। और वो कहता है कि ये मिड ऑटम फेस्टिवल गुजर जाए, हम अपनी फैमिली के साथ बिताएंगे और उसके बाद डिवोर्स डिस्कस करेंगे। और उसके बाद वो लोग फैमिली के घर चले जाते हैं। वहाँ पर वो दोनों बहुत ऑकवर्ड फील कर रहे थे जब उनके पेरेंट्स उनसे यही डिमांड कर रहे थे कि आप लोग कब हमें खुशखबरी देंगे एक बेबी के आने की। ये सुनकर टियान तो हैरान रह जाती है कि वो दोनों तो इस मैच पर खड़े हैं कि डिवोर्स करने वाले हैं। लेकिन इतने में उसकी सासू माँ उसे एक गिफ्ट देती हैं और वो एक ब्रेसलेट था जो कि उनके परिवार में चलता आ रहा था। वो कहती हैं कि इस पर अब मेरा नहीं बल्कि मेरी बहू का अधिकार है। टियान जितना ही जिन और उसकी फैमिली से फासला रखना चाहती थी, वो इमोशनली उनसे ज्यादा ही अटैच होती जा रही थी। और दूसरी तरफ जिन का भी यही हाल था, वो डिवोर्स का सोचकर बहुत दुखी था। वो लोग फैमिली हाउस में एक ही घर में एक ही बेड पर सोते हैं, लेकिन नींद दोनों को ही नहीं आ रही थी।
फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि टियान ने आजकल एक म्यूजिक टीचर के पास म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया है और यहाँ पर डॉक्टर यून ने उसे रिकमेंड कराया था। ये वही वाला टीचर था। टियान अपना सपना पूरा होते देख बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ जिन ने भी एक म्यूजिक डायरेक्टर को कंपोजिंग दिखाई थी अपनी वाइफ की और वो उसकी सिफारिश भी करता है, लेकिन वो आगे से कह देता है कि इसको तो मैं पहले ही जानता हूँ और वो मेरी स्टूडेंट भी है, इसे मेरे पास डॉक्टर यून लेकर आया था। अब ये सुनकर जिन को काफी बुरा फील होता है, जो उसे करना चाहिए पहले ही यून ने कर दिया था। अब एक दफा यून का थैंक्स करने के लिए टियान उसके साथ डिनर पर गई हुई थी, लेकिन यहाँ पर उसके ऊपर कुछ गरम गरम गिर जाता है, जिसकी वजह से यून बहुत तड़पता है और उसकी केयर करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इसी बीच टियान देख लेती है कि उसका अपना बाजू बहुत बुरी तरह से जलकर डैमेज हो गया था, लेकिन उसे अपनी नहीं लेकिन टियान की फिक्र थी। यहीं पर ही टिफनी हाथ पकड़े उन दोनों की एक फोटो भी बना लेती है। फिर यहाँ पर यून टियान को अपने बचपन की एक बीमारी के बारे में बताता है। एक्चुअली उसको कॉन्जेंशियल इनसेंसिटिविटी फॉर पेन थी, यानी कि जब भी उसे कोई चोट लगती थी, घाव होता था, उसे कोई भी पेन फील नहीं होती थी। और इस बात को लेकर उसकी मम्मी बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि अक्सर उसे सीवियर ब्लीडिंग भी हो जाती थी, लेकिन उसे एहसास ही नहीं होता था। वो यही कहने लगता है कि मेरी एक फ्रेंड थी ऐसे में, जब बॉयज मुझे बुली करते थे, मुझे मार मार के कि मैं रोता नहीं हूँ, तो वही मेरी हेल्प करने के लिए आती थी और मुझे कहती थी कि हर इंसान यूनिक है। और इस टाइम पर टियान ने भी उसे यही बात बोली थी। एक्चुअली यून को तो पता था कि यही मेरी वो बचपन की फ्रेंड है, लेकिन टियान को उसकी कोई भी यादें नहीं थी। लेकिन आज उसे कुछ शक होने लगता है और यही बात वो चिन से भी कहती है कि क्या मैं अपने पास्ट का कोई हिस्सा है जो भूल चुकी हूँ, शायद मुझे कुछ याद नहीं आता। अब उसके बाद वो घर आती है और यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि पहले ही जिन उसका वेट करते करते काफी ज्यादा ड्रंक हो गया है। वो उसकी फोटो देखता है, उसे याद करता है और यही सोचने लगता है कि काश हमारी कभी डिवोर्स ना हो। इतने में टियान पहुंच जाती है। वो उससे कहने लगता है कि तुम मुझसे डिवोर्स क्या यून की वजह से तो नहीं ले रही। वो उससे कहती है आई सिवियर ऐसा नहीं है। और फिर उसके बाद वो कहने लगता है क्या इस वजह से कि मैं तुम पर हंसता हूँ, तुम्हारा मजाक उड़ाता हूँ। लेकिन आगे से वो कहती है कि ऐसा भी कुछ नहीं है, तुम बस शांति से सो जाओ। और उसके बाद उसका हाथ पकड़ता है और आराम से सो जाता है। जबकि उधर टिफनी ने आज यून को मिलने के लिए बुलाया था। वो उसे ब्लैकमेल करती है और उसकी वही फोटो दिखाती है जो उसने आज बनाई थी और वहां पर उसने टियान का हाथ पकड़ा हुआ था। वो उससे कहती है कि हम दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। यून कहता है कि मुझे पता है इन दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, लेकिन तुमने ही तो ये शादी कराई थी, अब इनको क्यों दूर करना चाहती हो। वो कहती है कि हाँ मुझसे गलती हुई थी और मैं रिग्रेट कर रही हूँ इसलिए। लेकिन यून इस सब के लिए नहीं मानता, वो कोई डील नहीं करता। टिफनी ये कहती हुई वहां से जाने लगती है कि मुझे उम्मीद है तुम एक दिन जरूर आओगे, मुझे तलाश करते हुए मुझसे मदद मांगोगे। तो अब नेक्स्ट डे टियान को कॉल आती है यून की। उसने उसके लिए एक सरप्राइज रेडी किया हुआ था। एक्चुअली एक एल्बम थी जिसकी काफी अरसे से टियान तलाश में थी और वो उसने तलाश कर ली थी। वो उसे वही देता है। टियान बहुत खुश खड़ी हुई थी। यहीं पर ही एक लड़की आती है जो सीक्रेटली उनकी फोटोज बना लेती है और ये फोटोज फिर वो शाशा को सेंड कर देती है। जबकि जिन वो तो बेचारा आज बहुत खुश था। सुबह सुबह सबसे बहुत मीठा मीठा बोलता है, क्योंकि उसे याद था कि कल टियान ने मुझसे इतने अच्छे से बात की और मुझे रिलैक्स करा दिया है, शायद उनकी डिवोर्स नहीं होने वाली। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक बॉम्ब शेल गिरता है और हर जगह सोशल मीडिया पर वही फोटोज वायरल हो चुकी थी जो कि यून की थी टियान के साथ। और सब यही कह रहे थे कि टियान अपने हस्बैंड को चीट कर रही है, शायद वो सीक्रेटली यून को डेट कर रही है। जिन ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाता है और रात को जब टियान घर आती है तो उसे वही फोटोज दिखाकर कहता है कि क्या तुम उसे डेट कर रही हो। सिर्फ यही फोटोज नहीं, मैंने खुद भी तुम लोगों को इकट्ठे घूमते फिरते कई दफा देखा है। लेकिन टियान उसे कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी जब वो उस पर गुस्सा करता है, चिल्लाता है, तो आगे से कहने लगती है कि तुम्हें इतनी तकलीफ क्या है, अगर मैं उसे डेट भी करूँ तो हम कॉन्ट्रैक्टेड कपल हैं। अब जिन को भी गुस्सा आ गया था, वो उसे एक जबरदस्ती किस करता है और कहता है कि मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। और फर्स्ट किस के बदले में टियान उसके मुंह पर एक थप्पड़ दे मारती है और बस यहीं से उनकी लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। और फिर टियान का कुछ अता पता नहीं था। उसके फ्रेंड्स इधर से यून और जिन सारे उसे तलाश करने में लगे हुए थे। वो घर छोड़कर कहीं चली गई थी। जिनको बहुत अफसोस होता है कि उसे ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। जबकि यून उधर तलाश करता करता एक जगह पर टियान को ढूंढ ही लेता है। टियान को लगता था कि यहाँ पर सबसे पहले जिन पहुंचेगा, लेकिन यून आया था, जिन आया था, लेकिन बहुत लेट। तब तक टियान वहां से जा चुकी थी। अब नेक्स्ट डे टियान एक सेफ प्लेस पर थी और यहाँ पर जब यून उससे मिलने आता है तो उससे कहती है कि हमें थोड़े दिनों फासला रखना चाहिए, क्योंकि मैं किसी के लिए कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहती। जबकि उधर जिन वो बेचारा उसे तलाश कर करके कॉल्स कर करके पागल हो रहा था, लेकिन उसका कोई पता नहीं था। ऊपर से टिफनी अलग उस पर चिल्लाती है और कहती है कि तुम आजकल नॉन सीरियस हो,
मुझे कितनी कॉल्स का तुम्हारी तरफ से जवाब देना पड़ रहा है। अब इतना कुछ है जो हमें फेस करना है, इसलिए प्लीज रिस्पॉन्सिबल बनो। तुम्हारा कैरियर दाव पर लग सकता है। लेकिन आगे से जिन उससे कहने लगता है कि इस सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशक मेरी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई थी, लेकिन मैं क्या करूं, मैं उससे प्यार में पड़ चुका हूं। अब ये सुनते ही टिफनी का तो जैसे दिमाग ही फट जाता है और बस उसके बाद उससे कुछ भी बोला ही नहीं जाता। उधर यून एक जगह पर टिफनी को मिलने के लिए बुलाता है। उसे लगता था कि ये सारा कुछ टिफनी ने कराया है, लेकिन वो कहती है कि मैं इतनी भी पागल नहीं, और ये फोटोज लीक कराने के पीछे मेरा हाथ नहीं बल्कि कोई और ही है। और हाँ, तुम मुझ पर शक करने की बजाय अपनी फिक्र करो, ज्यादा से ज्यादा टाइम टियान के साथ बिताने की कोशिश करो, क्योंकि जिन ने मुझे कहा है कि वो टियान को लाइक करता है। अब इसके बाद यून जिन को कॉल करता है और उसे कहता है कि क्या तुम टियान से मिलना चाहते हो। वो कहता है ठीक है, मेरी अभी के भी उससे फ़ोन पर बात कराओ। लेकिन वो बोलता है वो मेरे साथ नहीं है इस समय। अगर तुम्हें उसका आता पता लेना है तो कल 9 बजे मुझे मिलो। अब वो उससे मिलने के लिए आता है तो वो उससे कहने लगता है कि पता है तुम्हें, जो मेरी और टियान की फोटोज वायरल हुई हैं वो एडिटेड है। हम दोनों इतने क्लोज कभी हुए ही नहीं थे। क्या तुम्हें टियान पर भरोसा नहीं? तुमने उसे हर्ट किया, इसीलिए तो आधी रात को घर छोड़कर भाग गई। वो उसे यही रियलाइज कराता है कि टियान कितनी हर्ट है और उसे जिन की जरूरत है। और जिन आगे से उससे कहने लगता है कि मैं लास्ट टाइम तुमसे पूछ रहा हूँ वार्निंग के साथ, मैं उसका हस्बैंड हूँ और ये जानना मेरा अधिकार है कि मेरी वाइफ इस वक्त कहाँ है। तो वो आगे से उससे कह देता है कि तुम एक कॉन्ट्रैक्टेड हस्बैंड हो। मैं आज के बाद तुम्हें टियान को कभी हर्ट नहीं करने दूंगा। सिर्फ एक पेपर पर लिखे हुए रिश्ते के अलावा तुम्हारे और मेरे स्टेटस में कोई डिफरेंस नहीं। उधर जिन को भी शक होने लगता है कि कहीं ये सारा कुछ लीक कराने के पीछे टिफनी का तो हाथ नहीं, क्योंकि वो अक्सर उसकी और टियान रान की जासूसी करती रहती थी। अब वो यही बात डायरेक्टली जाकर उससे पूछता है तो टिफनी उससे कहने लगती है कि तुम मुझे इतने सालों से जानते हो, मैं तुम्हारे कैरियर को क्यों तबाह कराऊंगी, और तुम बहुत बदल गए हो जब से टियान तुम्हारी लाइफ में आई है। अब उसके बाद जिन अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करता है और वो ये थी कि मुझे अपनी वाइफ पर पूरा पूरा भरोसा है और इस मुश्किल टाइम में जब सारी दुनिया टियान को बुरा भला कह रही है, मैं अपनी वाइफ के साथ खड़ा हूँ। अब ये सब देखने के बाद टिफनी को तो बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे अच्छा लग रहा था कि सारी दुनिया टियान को बुरा भला कह रही है। वो उनको अलग भी कर सकती थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। अब उसकी ये स्टेटमेंट न्यूज पर चल रही थी, हर तरफ वायरल हो गई थी और टियान भी ये देख लेती है। उसे खुशी तो होती है, लेकिन साथ ही साथ उसे दुख भी था और उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसका और जिन का रिलेशन किस तरफ को जाएगा। और यून भी उसकी ये सैडनेस देख सकता था। वो टियान से पूछता है तो वो सिर्फ इतना ही कहती है कि मैं एक ऑर्डिनरी सी गर्ल हूँ, उसका कैरियर सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर वो मेरे लिए इतना कुछ करेगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं ये डिजर्व करती हूँ। उधर जिन ने भी अपने असिस्टेंट और कुछ लोगों को पीछे लगाया हुआ था और फिर उसे यून के थ्रू किसी न किसी तरह से पता चल जाता है कि वो कहाँ पर जाता है। वो भी उसी पॉइंट पर पहुंच जाता है और उसे वहां पर टियान और यून दोनों नजर आ जाते हैं। वो टियान से बात करना चाहता था, लेकिन टियान उससे कोई भी बात नहीं करना चाहती थी। यहाँ पर यून बीच में आ जाता है और कहने लगता है कि तुम उसे फोर्स नहीं कर सकते, तुम उसके रियल हस्बैंड नहीं हो। जिन उससे बहुत सारी माफी मांगता है और कहता है कि मैंने बहुत गलत किया, मुझे तुम्हारे साथ खड़े होना चाहिए था, और वो उससे माफी भी मांगता है। और उसके बाद टियान वहां से अंदर चली जाती है। अब टियान ने अपना फोन तो ऑन कर लिया था और यहाँ पर जिन ने मैसेज किए हुए थे कि तुम कब घर आओगी, मैं तुम्हारा वेट करूंगा, और हाँ अपने साथ स्मॉल एनिमल को भी लेती आना। अब वो सोचने लगती है कि यहाँ पर कौन सा स्मॉल एनिमल है जो ये छोड़ कर गया है। एक्चुअली वो 2 रातें पहले एक लिजर्ड से वहाँ पर बातें कर रही थी और उसे यही कह रही थी कि तुम कहीं जिन की एजेंट तो नहीं यहाँ पर। और अब उसे शक होने लगता है कि वाकई ये जिन की ही एजेंट है। अब वो गुस्से में जाकर उसी लिजर्ड को 1-2 स्टोन मारती है और उसके माउथ से एक रिंग बाहर निकलती है। ये वही रिंग थी जो कि टियान घर पर छोड़कर आ गई थी और जिन ने उसे गिफ्ट में दी थी। जिन वहां पर रख कर चला गया था। जबकि उधर टिफनी एक दफा फिर से जिन के घर पर आती है और उसे कहने लगती है कि तुम बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल हो गए हो, तुम्हें कोई भी जिम्मेदारी नहीं कि तुम एक आइडल हो और तुम अपने डाटा और फैन बेस पर चलते हो। क्या तुम भूल गए हो तुम 7 साल पहले क्या थे? इस पर आगे से जिन उससे कहने लगता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक सिंगर बनना चाहता हूँ। अगर मैं एक आइडल हूँ या मेरी बहुत बड़ी फैन बेस है तो क्या मैं अपनी जिंदगी नहीं जी सकता? स्टेज के अलावा मेरी कोई लाइफ नहीं, कोई फीलिंग्स नहीं। जबकि नेक्स्ट ही डे टियान फैसला कर लेती है कि वो घर वापस आएगी, लेकिन साथ ही साथ जिनको मैसेज कर देती है कि मैंने तुम्हें माफ अभी नहीं किया। अब वो घर वापस आ गई थी, लेकिन वो कुछ रूठी रूठी सी रहती थी, लेकिन फिर भी जिन खुश था कि एटलीस्ट वो वापस तो आ गई। उधर जिन के असिस्टेंट ताई को आज शाशा अपनी कुछ फोटोज बनाने को कहती है जिम में, और वहीं पर ही वो उसकी गैलरी में वही फोटोज देख लेता है जो उसे किसी और लड़की ने सेंड करी हुई थी। उसे पता चल जाता है कि इस फोटो स्कैंडल के पीछे शाशा ही है। अब शाशा पकड़ी जाती है और वो टियान और जिन दोनों के सामने आती है और कन्फेस करती है कि मैं टियान से बहुत जेलस थी, इसीलिए मैं इसे बदनाम करना चाहती थी क्योंकि मैं खुद जिन को लाइक करती हूँ। अब उसके बाद जिनको तसल्ली हो जाती है कि सबके पीछे टिफनी का हाथ एटलीस्ट नहीं था।
अब उसके बाद घर वाले भी नाराज थे, तो टियान और जिन दोनों आज फैमिली हाउस विजिट करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर डैड तो कुछ ज्यादा ही उखड़े उखड़े बोल रहे थे, क्योंकि उनका फेवरेट स्टूडेंट यून भी सारी कंट्रोवर्सी में फंस चुका था। यहाँ पर जिन डैड को समझाता है कि फेम किसी प्राइस पर आता है और मेरी फील्ड ही ऐसी है, लेकिन अब सारा कुछ ठीक हो चुका है मेरे और टियान के बीच। लेकिन बाप और बेटा दोनों ही गुस्से के तेज थे, तो खाने की टेबल पर बैठे बैठे ही दोनों की लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से जिन घर छोड़कर चला जाता है। टियान उसके पीछे पीछे आती है और उसे रोकती है, लेकिन वो कहता है कि मैं नहीं रुकूंगा, तुमने ठहरना है तो बेशक ठहरो। अब टियान को बहुत अफसोस हो रहा था, उसकी खुद की तो फैमिली नहीं थी। वो चाहती थी कि जिन भी अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रहे। वो वापस आकर सारों का मूड ठीक करने की कोशिश करती है। यहाँ पर वो उनको mahjong खेलने के लिए ऑफर करती है, पर उसमें 4 प्लेयर्स की जरूरत थी, 3 तो थे, अब चौथा मजबूरन डैड को बनना पड़ता है। और यहाँ पर इतने दिनों बाद वो फैमिली के साथ खेल रहे थे और बार बार जीते जा रहे थे, इसलिए उनको खुशी होती है और उनका मूड ठीक हो जाता है। उनके फेस पर स्माइल देखकर टियान को अब तसल्ली हो गई थी। अब टियान उसी घर में रहते हुए एक एल्बम भी देखती है, जहाँ पर जिनकी बचपन की फोटोज थी और कुछ फोटोज तो बहुत ही ज्यादा फनी थी। और यही फोटोज देखने के बाद वो जिनको कॉल करती है और उसे छेड़ती है। अब वो उसका मूड भी ठीक करने में कामयाब हो ही जाती है, और फिर उसके बाद बचपन की बातें करने के बाद उसकी फैमिली की बात करने लगती और डैड को मनाने के लिए उसे कन्विंस करती है। पर जिन उससे कह रहा था कि प्लीज घर वापस आ जाओ, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। अब ये बात टियान ने सुन तो ली थी, लेकिन फिर भी वो ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे सिग्नल नहीं आ रहे थे और उसने कुछ नहीं सुना। अब वो शर्माती तो बहुत है ये सुनने के बाद, क्योंकि वो भी जिन के लिए वही फीलिंग्स रखती थी जो जिन उसके लिए रखता था। अब उसके बाद टियान रात को पियानो बजाने लगती है और डैड भी उसकी आवाज सुनकर नीचे आ जाते हैं। वो दोनों जिनके बचपन की फोटो एल्बम देखते हैं, बहुत से डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर उसे लगने लगता है कि वो आज भी जिनको इतना ही प्यार करते हैं जैसे पहले करते थे, बस ऊपर से बहुत हार्ड है। अब यहाँ पर वो बातों बातों में डैड को बताती है कि पता है, मैंने जिन के पास कुछ टिकट्स देखे हैं, उसके हर कॉन्सर्ट का VIP टिकट फर्स्ट सीट वो हमेशा एम्प्टी रखता है। क्या आपने कभी सोचा है कि वो क्यों खाली होती है? क्योंकि वो एक स्पेशल पर्सन के लिए वो रखना चाहता था, और मुझे लगता है कि वो आप ही हैं, और आप नहीं आएंगे जब तक उसकी म्यूजिक लाइफ एम्प्टी ही रहेगी। पर डैड को इस सबसे कोई कंसर्न नहीं था। दूसरी तरफ जिन भी आजकल एक नए गाने पर काम कर रहा था, और इस गाने के लिरिक्स टियान ने लिखे थे। ये डैड से लव से रिलेटेड था। अब उसके बाद टियान वापस आ जाती है। थोड़े ही दिनों बाद जिन का एक कॉन्सर्ट था, और वो उसके लिए बहुत स्पेशल था, इतनी कंट्रोवर्सी के बाद जो आ रहा था। अब यहाँ पर टियान उससे कुछ कॉन्सर्ट के टिकट्स मांगती है, वो उसे दे देता है, लेकिन यहाँ पर वो उससे एक एक्स्ट्रा टिकट मांगती है VIP फर्स्ट सीट का, लेकिन जिन वो देने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि ये डैड के लिए है, लेकिन डैड कभी नहीं आएंगे। वो बोलती है ये सब तुम मुझ पर ही छोड़ दो। अब वो डैड से मिलने के लिए जब हॉस्पिटल जाती है, तो वहाँ पर डैड तो नहीं मिलते, लेकिन यून था। यून उससे कहता है कि आज का दिन थोड़ा स्पेशल है, आज मेरी बर्थडे है। ये सुनकर टियान भी खुश हो जाती है और उसके लिए केक भी लेकर आती है। यून उससे बताता है कि मैं अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को बहुत मिस करता हूँ, और हाँ, परसों का दिन है, मैं उसका इंतजार करूंगा बीच पर जाकर। आई होप कि वो मुझसे मिलने जरूर आएगी। टियान को अभी तक कंफर्म नहीं था कि उसकी बचपन की वो फ्रेंड क्या वही है, और इसके साथ साथ वैसे भी परसों का दिन इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि उस दिन जिन का कॉन्सर्ट था और उसने जरूर देखने जाना है। अब उसके बाद हमें लिंग को दिखाते हैं। लिंग उस आने वाली मूवी की कास्ट से जिनका नाम निकलवाकर खुद को ऐड कराना चाहता था लीड एक्टर के तौर पर। इसके लिए वो काफी स्ट्रगल करता है, लेकिन डायरेक्टर इनकार कर देता है। उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और वो सोचता है कि क्यों ना मैं जिनको किसी स्कैंडल में फंसा कर उसे इस कैरेक्टर से साइड पे कर दूं। और इसी वजह से वो टिफनी के ऑफिस में किसी को भेजता है जासूस बनाकर, जो कि उसके ऑफिस की तलाशी लेती है, और वहीं पर ही उसे उसकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पेपर मिल जाते हैं। उनकी फोटोज बना लेती है। जबकि उधर कॉन्सर्ट वाले दिन टियान गई हुई थी फैमिली हाउस में, और यहाँ पर वो दादी और मम्मी के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है, क्योंकि वैसे तो डैड उससे टिकट ले नहीं रहे थे। यहाँ पर दादी और मम्मी एक्टिंग करने लगती हैं कि जैसे दादी बीमार है और अब वो तो जा नहीं सकती, तो घर में से क्या कोई एक भी फर्द नहीं जाएगा। वो लोग डैड को मजबूर करते हैं, और अब डैड की टेबल पर VIP फर्स्ट सीट का टिकट पड़ा हुआ था। वो कुछ सोचते हैं, लेकिन हामी नहीं भरते वहां जाने के लिए। वो कुछ सोचते हैं और उसके बाद मम्मी से कह देते हैं कि आज रात को मैं थोड़ा लेट वापस आऊंगा। जबकि उधर टियान डॉक्टर यून के ऑफिस में जाती है और वहां पर उसे एक टेप मिलती है, और ये वही ऑडियो टेप थी जिसमें उनके बचपन की यादों वाला सॉन्ग था। ये सुनते ही उससे समझ आ जाती है कि इसकी बचपन की फ्रेंड मैं ही हूँ, लेकिन मैं अपनी मेमोरीज भुला चुकी थी।
अब यून बीच पर बैठा उसका वेट तो बहुत करता, लेकिन टियान वहां नहीं जाती क्योंकि उसकी लाइफ में उससे भी इम्पोर्टेंट एक पर्सन था जिसको अपना दिल दे बैठी थी, और वो था जिन। उसका आज कॉन्सर्ट था। ट्रैफिक में फंसने की वजह से वो वहां पहुंच तो नहीं पाती, लेकिन सारा कॉन्सर्ट टीवी पर लाइव देखती है। उधर डैड काफी देर से उस कॉन्सर्ट के बाहर पहुंच ही जाते हैं, और जब गार्ड्स को पता चलता है कि ये जिन ज़ेई के डैड हैं तो बहुत रिस्पेक्ट से उनको फर्स्ट सीट पर बिठाते हैं। अब डैड भी वहां पर बिल्कुल टीनेजर गर्ल्स के बीच में बैठकर उन्हीं की तरह की हरकतें कर रहे थे। अपने बेटे का कॉन्सर्ट बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, और यहाँ पर वो वही सॉन्ग गाता है जो कि डैड के प्यार में लिखा हुआ था टियान ने, और इसके लिरिक्स बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे बाप बेटे के प्यार को डिपिक्ट करते हैं। डैड बहुत स्पेशल फील करते हैं। उधर टियान भी जब टीवी पर ये सॉन्ग देख रही थी तो उसे भी अपने डैडी की बहुत यादें आती हैं। उन्हीं को ही माइंड में रखकर उसने लिरिक्स लिखे थे। और जब कॉन्सर्ट के टाइम पर जिनकी नजर पड़ती है कि उसके डैड उसी वीआईपी सीट पर बैठे हुए, आज फर्स्ट सीट खाली नहीं, तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उसका बरसों का सपना आज पूरा हो चुका था। अब उसके बाद जैसे ही वो घर पहुंचता है तो वो टियान से बहुत नाराज था। वो आज आई नहीं थी, लेकिन टियान उसे हक करके कहती है कि सॉरी, मैंने आने की तो बहुत कोशिश की थी, और हाँ, तुम्हारे सॉन्ग की वजह से मैं बहुत टची हो गई। अब ये सुनने के बाद जिन उसे माफ कर देता है, और उसका वही रिकॉर्डर जो उससे खराब हो गया था आज वो उसे वापस कर देता है ठीक करा के। जबकि दूसरी तरफ यून को दिखाते हैं वो अपने फर्स्ट लव और अपनी चाइल्डहुड लवर का चैप्टर आज क्लोज करके उस बीच पर उसकी सारी यादें छोड़कर वहां से चला जाता है। उधर टिफनी को एक दिन लिंग आकर कहता है कि वो रोल जो डायरेक्टर ग्वान की मूवी में तुम जिन को दिला रही हो वो मुझे चाहिए, वरना मैं उसकी फेक मैरिज को मीडिया पर रिलीज कर दूंगा। अब ये सुनकर टिफनी बहुत परेशान हो जाती है, और उसे शक होने लगता है कि कोई ऑफिस में ही है जो लिंग के साथ मिल चुका है, और उसी ने ही मेरे ऑफिस की तलाशी ली है। जबकि दूसरी तरफ टियान आज अपने म्यूजिक टीचर के पास जाती है, और उसे एक बहुत बड़ी न्यूज़ वहां पर मिलती है, और वो ये थी कि जो गाना उसने लिखा है वो डायरेक्टर ग्वान की अपकमिंग मूवी में गाया जाएगा। वो ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि इसी मूवी का हीरो तो जिन ज़ेई भी होने वाला है। अब वो लोग इसी से रिलेटेड एक मीटिंग करते हैं, और सिंगर और कंपोजर दोनों साथ बैठे हुए थे। यहाँ पर एक ग्रुप सेल्फी लेकर वो लोग मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। जिन भी बहुत खुश था कि अपनी आने वाली मूवी में वो उसी का गाना गाएगा। उसके बाद वो उसे एक पजल देता है। एक्चुअली इस पजल के पीछे उसने उसे अपना लव कन्फेशन करना था, लेकिन वो पजल सॉल्व कर पाती उससे पहले ही उसका डॉग वो पजल पीसेस खा जाता है, और बस जिन बेचारा रिग्रेट ही करता रहता है। जबकि उधर टिफनी ने कुछ इस तरह का ट्रैप बिछाया था, और सारा कुछ उस लड़की के सामने बोलने की कोशिश की थी जिस पर उसे शक था, और वो लड़की दोबारा से उसके ऑफिस की तलाशी लेने आई थी और वहां पकड़ी जाती है। जबकि उधर टियान और जिन दोनों आज एक जगह स्कीइंग करने के लिए गए हुए थे। यहाँ पर जिन उसे सरप्राइज करता है और उससे कहता है कि एक्चुअली मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बेशक हमारा लव एक कॉन्ट्रैक्ट पर बेस था, लेकिन तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे तुमसे प्यार हो चुका है। क्या तुम मुझे लाइक करती हो? और इसके बदले वो कुछ बोलती तो नहीं, बस उसके फॉरहेड पर किस कर देती है, जिसका मतलब ऑफ कोर्स यस ही था। अब वो दोनों हक करते हैं, और इतने में जब वो एंजॉय कर रहे थे तो ऊपर से वहां पर कोई पहुंच जाता है, और वो थी टिफनी, जिसने पहले तो उनके साथ डील करने की बहुत कोशिश की, पर लिंग और उसकी साथी नहीं माने, और उन्होंने उसकी फेक मैरिज की सारी रियलिटी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी। अब वो लोग जैसे ही वापस पहुंचते हैं तो सबसे पहले तो उनकी फैमिली आए बैठी थी, जो उनसे पूछने लगते हैं कि क्या ये सब सच है या फिर मीडिया पर झूठ चल रहा है। कह दो कि ये झूठ है। मैरिज एक बहुत सीरियस थिंग होती है और इससे तुम्हें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर उन्हें सारी रियलिटी और सारा सच अपनी फैमिली के सामने रखना ही पड़ता है। टियान दादी माँ को बता देती है, और जिन भी अपने डैड से सारा कुछ एक्सप्लेन करता है कि हमारी शुरुआत तो कुछ इसी तरह हुई थी, लेकिन अब हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। आगे से उनकी फैमिली उनसे कहने लगती है कि अगर ये सच है तो कोई बात नहीं, पहले ना सही अब तुम दोनों ऑफिशियली मैरिज कर सकते हो, और हम तुम्हें बिल्कुल अपनी बहू की तरह पहले के जैसी ही रिस्पेक्ट देंगे। जिनकी फैमिली बहुत अच्छी थी, और टियान को भी उसकी शक्ल में अपनी एक फैमिली मिल चुकी थी। अब फैमिली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुका था, लेकिन बात थी अब जिनकी एजेंसी की और उनके इमेज की। अब जिन को भी यही जोर दिया जाता है कि तुम सारे इल्जाम टियान पर डाल दो कि उसने तुम्हें मजबूर किया था ये सारा कुछ करने को। लोगों की सिंपैथीज तुम्हारे पास आएंगी और फिर सारा कुछ ठीक हो जाएगा। हम इस न्यूज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और यही बात टियान को टिफनी भी कहती है कि तुम क्या चाहती हो कि तुम जिससे प्यार करती हो उसका कैरियर दाव पर लग जाए। 7 साल में उसने सब कुछ इस्टेब्लिश किया है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम सारा इल्जाम खुद पर ले लो और उसकी लाइफ से चली जाओ। अब टियान तो ये मान जाती है खुद पर इल्जाम लेने का, लेकिन जिन नहीं मानता। वो कहता है कि मैं बर्बाद होता हूँ तो होता रहूंगा, लेकिन मैं इल्जाम टियान पर नहीं डालूंगा।
क्योंकि टियान भी तो एक म्यूजिक कंपोजर बनना चाहती है, उसका कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। अब यही बात वो टिफनी को आकर करता है और उनकी लड़ाई होती है। टिफनी कहती है कि आज तुम खुद को कुछ समझ रहे हो, ये ना सोचो कि दुनिया बहुत बेरहम है। 2 साल बाद हर कोई तुम्हें भूल जाएगा और जिस पॉइंट पर तुम खड़े हो 10 लड़के खड़े हुए हैं इसी पॉइंट पर आने के लिए, सिर्फ चांस देने की बात है। अब उसके बाद टियान और जिन मिलते हैं। वो दोनों ही बहुत टेंशन में थे, लेकिन फिर भी नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करते हैं। टियान उसे नहीं बताती कि वो इन टर्म्स पर मान चुकी है कि सारा इल्जाम खुद पर ले ले। वो बस उसके साथ एक लास्ट दिन बहुत अच्छा सा बिताती है, इंजॉय करती है बारिश में, उसके बाद उसे हक करती है। और फिर नेक्स्ट डे जब जिन उठता है तो उसे अपने घर में टियान कहीं नजर नहीं आती। वो सोचता है कि शायद वो अपने फ्रेंड्स की तरफ चली गई होगी और उसके बाद वो अपनी एजेंसी में पहुंच जाता है। यहाँ पर वो मीडिया अपीयरेंस देता है और जो उसके मन में आता वो सारा कुछ वो बोल देता है कि आप लोगों से मैंने झूठ बोला था, इस पर मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन हकीकत यह है कि अब मैं वाकई टियान से प्यार करता हूँ और हमारी ये मैरिज एक घर को लेकर शुरू हुई थी। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से बढ़ती बढ़ती कब ट्रू लव में चली गई मुझे पता ही नहीं चला। और इसके बदले वो कहता है कि मैं इस एजेंसी को क्विट करने के लिए रेडी हूँ। लिंग ने भी ये सारा कुछ देखा था और उसे ऐसे लगने लगता है कि जैसे वो गेम जीतने की बजाय हार चुका है। आज भी जिस तरह से जिन खड़ा हुआ था उसका सर ऊंचा था और लिंग का सर नीचा, उसे अपना आप एक लूजर फील होने लगता है। जबकि उधर टियान को दिखाते हैं वो वही मूवी देखती है जो उसने जिन के साथ इकट्ठे देखी थी। उसकी और जिन की बहुत सारी यादें थी और इन्हीं यादों के साथ ही वो उसका घर छोड़कर चली गई थी। ये बात जिन को पता चलती जब उसे एक लेटर मिलता है उसका, जिसमें उसने लिखा था कि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से अपने म्यूजिक पर, अपने कैरियर पर गिव अप करो। और वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट उसने फाड़ कर फेंक दिया था। जिन ये देखकर बहुत निराश होता है, उसे लगता था कि सब कुछ ही खो दिया है। उसका सारा कुछ टियान थी जो अब उसकी लाइफ से जा चुकी थी। अब उसके बाद 1 साल इसी तरह से बीत चुका था। 1 साल का ब्रेक लेने के बाद जिन ने फैसला किया था कि अब वो उस एजेंसी के साथ तो काम नहीं करता, लेकिन वो म्यूजिक में जरूर कम बैक करेगा। और यहाँ पर टिफनी भी आती है उसे बेस्ट विशेस देने के लिए। और टिफनी ने भी अब अपना एक बॉयफ्रेंड बना लिया था। वो मूव ऑन कर चुकी थी और चाहती थी कि जिन अपनी लाइफ अपनी पसंद से गुजारे। वो उससे पूछती है कि क्या तुम टियान को तलाश करोगे? वो कहता है हाँ जरूर। जबकि दूसरी तरफ हमें डॉक्टर यून को दिखाते हैं, उसने भी अब टियान को अपने दिल से निकाल दिया था और अपनी लाइफ में आगे मूव कर चुका था। वो बच्चों के साथ खेल रहा होता है और वहीं पर ही हमें उसकी एक गर्लफ्रेंड भी दिखाते हैं जिसके साथ वो हैप्पी लाइफ गुजार रहा था। अब एक दिन वो एक फ्लावर शॉप पर जाता है और वहीं पर ही सरप्राइजिंगली उसे टियान दिखाई देती है। वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और टियान को भी अपना पुराना फ्रेंड इतने अरसे बाद मिला था। जब उसे पता चलता है कि यून की अपनी एक गर्लफ्रेंड है जिसके साथ आई है तो वो बहुत खुश होती है और अपनी ही शॉप से एक बुके उनको गिफ्ट में देती है। यून को पता चला था कि टियान आज भी गाने लिखती है और उसकी एक ही विश है कि जो गाना वो अब लिख रही है कि वो गाना वो सुने और वो भी जिन उसे गाए। अब यून जाता है जिन से मिलने के लिए और उससे कहने लगता है कि कोई है जो तुम्हारा वेट कर रहा है और उसी फ्लावर शॉप का कार्ड उसे दे देता है। अब वो समझ गया था कि यहीं पर ही उसे अपनी टियान मिलने वाली है। वो वहीं पर ही पहुंच जाता है। एक्चुअली वो एरिया बहुत दूर था। ये वो जगह थी जहाँ पर वो और टियान दोनों हनीमून पर गए थे। वो वहीं पर ही टियान को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते ही हक कर लेते हैं और उसके बाद टियान उसे छेड़ती है कि तुम्हारी हेल्थ पर कोई असर नहीं हुआ, तुम तो पहले के जैसे ही हो। तो आगे से जिन कहने लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड है ही इतना स्मार्ट। वो बोलती है कि तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो, कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका। अब जिन उसके सामने नील डाउन करता है, एक रिंग निकालता है और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी फोटो थी उन दोनों की पहली मुलाकात की, जो कि हॉट एयर बैलून से उसने हैंग की हुई थी। ये सब कुछ बहुत स्पेशल था। अब ऑफ कोर्स टियान उसे यस कर देती है। अब फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो दोनों जाते हैं और अपनी मैरिज रजिस्टर कर लेते हैं। लास्ट टाइम उन्होंने मैरिज रजिस्टर नहीं कराई थी, सिर्फ एक फोटो ही बनवाई थी और अब वो ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ बन चुके थे। और अब की बार उनकी जो वेडिंग सेरेमनी होती है उसका ड्रेस टिफनी नहीं बल्कि खुद टियान सिलेक्ट करती है। और फिर हमें उन दोनों को दुल्हा दुल्हन बने हुए दिखाते हैं और यहाँ पर उनका वेडिंग फोटो शूट हो रहा था। उनके फैमिली और फ्रेंड्स भी साथ थे। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। जिन दोबारा से म्यूजिक की दुनिया में अपनी अपीयरेंस दे रहा था और वो सबसे पहला सॉन्ग जो गाता है उसका नाम था मिड समर इज फुल ऑफ लव। और ये सॉन्ग उसकी वाइफ टियान ने लिखा था। यहाँ पर उसकी एक्स एजेंसी उसे फुली सपोर्ट करती है और उसका ये गाना एक हिट जाता है।
और इसी के साथ ही इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और साथ ही साथ हमें एक और बात भी पता चलती है, और वो ये थी कि कभी कभी खून के रिश्तों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ और रिश्ते होते हैं जो कि प्यार की बिना पर बने होते हैं। आखिरी सीन में हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली टियान के डैड, जिनको वो सारी ज़िंदगी इतना याद करती थी, वो उनकी रियल डॉटर नहीं थी बल्कि अडॉप्टेड थी। उसे कोई छोड़ गया था और उसके बाद उसके डैड ने ही उसे पाला था और उसको टियान का नाम दिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।